What's up guys? I hope you are doing well. ये वीर वेलकम टू स्टार लव फैमिली। तो कैसे हो दोस्तों? मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। कई सारे बच्चों के द्वारा लास्ट वीक भी बोला गया था, जब सेशन मैंने मांगा था कि क्या करना है अगर वीकेंड के बारे में बात करें, तो कई सारे बच्चों के द्वारा बोला गया था कि सर रिवाइज भी करा दिया कीजिए। तो देखिए, इससे आप लोगों को आने वाले एग्जाम में भी फायदा होगा। अगर वीक में कम से कम आप लोगों का रिवीजन में करा देता हूं, फिर आप लोग उसको एक बार रिवाइज कीजिए, तो इससे लंबे समय तक आप लोगों को याद रहेगा। तो यहां पर ये नहीं कि मैं सारी न्यूज कवर करूंगा, ठीक है। तो जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज हुआ करेगी वीक के अंदर, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हुआ करेगी, ठीक है, तो वही मैं यहां पर कवर करूंगा। बाकी रेगुलर वीडियो आप लोग देखिए, और तभी ये वीडियो भी आप लोगों की एक तरीके से रिवीजन वीडियो में आएगी। वरना अगर आप लोग सोचे कि जो वीक में वीडियो चल रही है उसका ऑल्टरनेटिव हो जाएगा, तो फिर आप लोग गलती कर बैठेंगे और आप लोगों को फिर लगेगा कि यार कुछ न्यूज छूट गई है। क्योंकि यहां पर आप लोगों की इंपॉर्टेंट न्यूज आएगी एक तरीके से, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, तो वो चीजें मैं यहां पर कवर करूंगा, ठीक है। तो ये रिवीजन वीडियो हुआ करेगी वीक में, ये हर एक वीक क्या करेगी, जैसे सितंबर का फर्स्ट वीक, सेकंड वीक, थर्ड वीक, ये लास्ट वीक हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग लेकर चलेंगे। तो ये इससे स्टार्ट करते हैं। पीडीएफ इसकी नहीं मिलेगी, क्योंकि पीडीएफ आप लोगों को पता है ऑलरेडी प्रोवाइड करा दी गई है। तो रिवीजन है तो डबल डबल बर्डन डालने का कोई मतलब नहीं है। कुछ बच्चे उनको फिर फोटोकॉपी कराते हैं, तो डबल डबल उनकी फोटोकॉपी हो जाएगी। तो ये जो चीजें हैं जो आप लोगों को ऑलरेडी प्रोवाइड करा चुका हूं पीडीएफ, उसी का पार्ट ही आप लोगों को देखने को मिलेगी। बस ये है कि आप लोगों के सामने एक रिवीजन होगा, जो कि एक तरीके से कई सारी चीजें आप लोगों को रिकॉल करा देगा। एग्जाम में आप लोग उनको लंबे समय तक याद रख पाओगे, और यही इसका बेसिक पर्पज है। बताइएगा इसके बारे में कैसा आप लोगों को लग रहा है, या कुछ और भी सेशन अगर आप लोगों का होगा तो देखिए उनको जरूर बताइएगा। क्योंकि मैं सोच रहा हूं कि ये सारी जो चीजें हैं, अब कई सारी चीजें और सोच रहा हूं, बस प्रीलिम्स आप लोगों का हो जाए, उसके बाद में इंप्लीमेंट करेंगे। जो नेक्स्ट ईयर की तैयारी कर रहे हैं उनको काफी फायदा होगा, जो कि यहां पर हम लोग स्टार्ट करेंगे 5 अक्टूबर से, ठीक है। तो उसको हम लोग लेकर चलेंगे इनके मंडे से, नेक्स्ट जो मंडे होगा उससे। तो तब तक आप लोग इन चीजों को एंजॉय करते रहिए, ठीक है। अपना रिवीजन अच्छे से कीजिए, जिसको एग्जाम देना है वो अच्छे से एग्जाम देकर आना है। कोई भी एक तरीके से डाउट माइंड में नहीं होना चाहिए इन सब चीजों को लेकर। और रिवाइज जितना ज्यादा कर एग्जाम में जाएंगे, उतना ही ज्यादा आप लोग वहां पर कंफर्टेबल फील करेंगे। वरना अगर रिवीजन नहीं होगा तो उतना ही ज्यादा प्रॉब्लम आप लोगों को लगेगी, ठीक है। तो आइए आज का रिवीजन स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। अपना सजेशन देना मत भूलिएगा। न्यूज है आप लोगों के सामने, यहां पर नजर डालते हैं। इसमें बात की जा रही है यहां पर सितंबर 19 जो 60th एनिवर्सरी है यहां पर, वो इंडस वाटर ट्रीटी की यहां पर देखने को मिली, जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में साइन की गई थी। इंडस वाटर ट्रीटी, ये इंडस रिवर है उसके नाम पर इस ट्रीटी का नाम रखा गया है। ये जो ट्रीटी है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में साइन की गई थी। हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू जी, और पाकिस्तान के जो लीडर थे उनका नाम था अयूब खान। तो 1960 में इस ट्रीटी को साइन किया गया था। अब हम लोग बात कर रहे हैं 1920 में, तो पूरे 60 साल इस ट्रीटी को हो गए हैं, यानी कि 60 साल की हो गई है ट्रीटी। इसी के साथ में जो वर्ल्ड बैंक था यहां पर बिचौलिया था, जिसको ब्रोकर के नाम से भी आप लोग कई बार जानते हैं। तो ये बिचौलिया था जिसके द्वारा यहां पर काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया गया था इंडस वाटर ट्रीटी के अंदर। तो इंडस वाटर ट्रीटी जो है वो मेनली आप लोगों को तीन रिवर यहां पर दोनों के बीच में डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलेगा। जैसे जो 3 रिवर है ईस्टर्न फ्लो, जिनको ब्यास, रवि और सतलज के नाम से जाने जाते हैं। जैसे ब्यास, रवि और सतलज आप लोग यहां पर ये देख सकते हैं। ये जो 3 रिवर हैं यहां पर, ये इंडिया के हिस्से में आती है। बाकी की जो बात करें यहां पर इंडस, चेनाब और जो झेलम हो गए यहां पर, ये जो रिवर है ये पाकिस्तान के हिस्से में आती है। तो कई बार आप लोगों से क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि किस किस के हिस्से में कौन कौन सी रिवर आती हैं। तो ब्यास, रवि, सतलज इंडिया के हिस्से में आती है, जो कि एनुअल फ्लो इनका 33 मिलियन एकड़ फीट के करीब आप लोगों को देखने को मिलेगा। इंडस वाटर जो इंडस, जो चेनाब और जो झेलम है यहाँ पर ये, ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को 80 मिलियन एकड़ फीट के करीब देखने को मिलेगा। ये पाकिस्तान के लिए है बेसिकली। इंडिया को जो एलोकेट किया गया 16% जो टोटल वाटर है यहाँ पर, जो इंडस वाटर सिस्टम का, जो बेसिकली हमारी कंट्री के लिए फ्लो करेगा, एक तरीके से हमारी कंट्री के लिए यूज किया जाएगा। बाकी सारा जो है वो पाकिस्तान के लिए जाएगा। हम लोग जो इसको यूज कर पाते हैं इस रिवर के पानी को, वो बेसिकली इरिगेशन के पॉइंट ऑफ से लिमिटेड। इसी के साथ में यहाँ पर अनलिमिटेड तरीके से हम लोग इसको यूज कर सकते हैं, जैसे पावर जनरेशन के लिए। आप लोग ये सोचेगा, मान लीजिए हम लोगों ने कोई बांध बनाया, ठीक है। बांध बनाने के लिए क्या होता है कि यहां पर टरबाइन घुमाने होते हैं। आप लोगों ने जैसे कि मूवी देखी होगी स्वदेश करके, तो वहां पर टरबाइन के ऊपर जब यहां पर ये एक तरीके से ये पानी आकर गिरता है, तो कंडीशन क्या बनती है, वो टरबाइन घूमता है, और वो टरबाइन के घूमने से यहां पर ये बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। पर लेकिन आप लोग ये देखिए, अगर यहां पर ये पानी आकर गिरेगा तो टरबाइन के ऊपर आकर गिरेगा, और ये टरबाइन जैसे ही घूमेगा तो ये पानी को सोखेगा नहीं अंदर, ये पानी टरबाइन को घुमाकर आगे चला जाएगा। तो इसलिए अगर कोई बिजली बनाने के लिए चाहे कितना भी पानी हम लोग यूज क्यों ना कर ले, वो पानी जो है
बाद में डायरेक्ट पाकिस्तान के अंदर यहां पर चला जाएगा। तो इसीलिए यहां पर इसको बोला गया कि अनलिमिटेड यूज हम लोग कर सकते हैं बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए, ठीक है। पर लेकिन लिमिटेड यूज कहेगा इरिगेशन के पॉइंट ऑफ से। आखिर इसका लिमिटेड यूज क्यों बोला है? क्योंकि अगर इरिगेशन आप लोग किसी पानी का करेंगे तो उसी कंट्री के अंदर चला जाएगा। तो अगर पूरा पानी इंडिया अगर यूज करने लगेगा तो फिर पाकिस्तान को कुछ नहीं मिलेगा। ऐसा भी बोला जाता है कि इंडिया अपने पर आ जाए, कल को पानी यहां पर रोकना स्टार्ट कर दे तो यहां पर पाकिस्तान को भूखा मार सकता है। इस तरीके से आप लोग यहां पर इसकी कंडीशन देखने को मिलेगी। तो इंडस वाटर ट्रीटी में जो ये रिवर है ये आप लोग जरूर याद रखिएगा। जैसा मैंने अभी आप लोगों को बताया 1960 में ट्रीटी साइन की गई थी। हमारी कंट्री के जो प्राइम मिनिस्टर हैं जवाहरलाल नेहरू जी और पाकिस्तान के जो लीडर हैं अयूब खान, इसके बीच में वर्ल्ड बैंक की अध्यक्षता में ये ट्रीटी यहां पर साइन की गई थी। तो हमारी कंट्री की 3 रिवर है यहां पर, यह रवि, ब्यास, सतलज और इसी के साथ में यहां पर आप लोगों को रिवर देखने को मिलेगी इंडस, झेलम और चेलम। ये एच आप लोगों को देखने को मिलेगी पाकिस्तान के अंदर में। तो ये रिवर कई बार एग्जाम में आप लोगों से पूछी जा चुकी है और वर्ल्ड बैंक यहां पर ब्रोकर का काम कर रहा है, वो याद रखिएगा। ये मीडिएशन का काम किया गया यहां पर वर्ल्ड बैंक के द्वारा। तो यहां पर ये जो ट्रीटी है इसका जो वोटर होता है इसके लिए एक परमानेंट कमीशन भी है जिसको इंडस वाटर कमीशन के नाम से आप लोग जानते हैं। अगर दोनों कंट्री के बीच में कोई लड़ाई होती है तो यहां पर ये कमीशन काम करता है डिस्प्यूट को सोल्व करने के लिए। आप लोगों ने कई बार सुना भी होगा कि ये बोला जाता है कि अगर इंडिया और पाकिस्तान के बीच में लड़ाई चलती रही तो यहां पर ये बोला जाता है कि वो हमारा खून बहेंगे और हम उनको पानी देंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो कई बार इसको रिव्यू करने की भी बात की जाती है इंडस वाटर ट्रीटी को, क्योंकि ये जो पानी है मैक्सिमम जो पाकिस्तान के अंदर जा रहा है ये एक ऐसे टाइम पर यहां पर चीजें देखने को मिलती है जब हमारी कंट्री की जो पॉपुलेशन थी वो कोई ज्यादा नहीं थी। पर लेकिन आज के टाइम में हम लोग 2020 में खड़े हैं, 60 साल हो चुका है, तो काफी ज्यादा ग्राउंड लेवल पर सिचुएशन चेंज हो चुकी है। तो इसको ध्यान में रखते हुए इस ट्रीटी को बार बार रिव्यू करने की बात की जाती है जब भी दोनों कंट्री के बीच में कोई झड़प होती है। पर लेकिन रिवर इंडस जो है वो चाइना से ओरिजिनेट होती है, तो कल को अगर पाकिस्तान के ऊपर कोई इंपैक्ट पड़ता है तो हमारी कंट्री के ऊपर भी उसका इंपैक्ट चाइना के द्वारा पड़ सकता है। तो ये भी एक सोचने वाला मुद्दा फिर यहां पर होता है। तो कैसे क्या क्या कंडीशन है, कैसे क्या क्या सिचुएशन यहां पर बनेगी, तो वो कई जो फैक्टर हैं उसके ऊपर डिपेंड यहां पर करती है। तो ये जो ट्रीटी है इसको 60 साल पूरे हो गए हैं, तो इसके बारे में कोई कंफ्यूजन माइंड में आप लोगों को नहीं रखना है। तो इसके चलते यहां पर ये 19 जो सितंबर है इसको इंडस वाटर ट्रीटी की 60वीं एनिवर्सरी यहां पर सेलिब्रेट की गई। तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज थी, डिटेल में इसलिए डिस्कस की, कोई क्वेश्चन बनेगा तो कोई माइंड में अब कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट न्यूज की ओर चलते हैं। जो नेक्स्ट न्यूज यहां पर आप लोगों के सामने है ये एक बात कर रहा है बी कीपिंग के बारे में। बी कीपिंग का मतलब होता है मधुमक्खी पालन। मधुमक्खी पालन जो है ये भी एक तरीका अलाइड सेक्टर है जब आप लोग एग्रीकल्चर के बारे में बात करते हैं। यानी कि एग्रीकल्चर के अलावा भी ऑल्टरनेटिव एक तरीके से किसानों को दिया जाता है ताकि उनकी इनकम को डबल किया जा सके। और हमारी कंट्री में किसानों की इनकम को डबल करने का टारगेट है 2022 तक का, ये आप लोगों को पता ही है। तो इसके चलते अगर यहां पर जो अलाइड सेक्टर में कोई फोकस देकर चला जाता है, जैसे कि कोई एक्स्ट्रा इनकम जहां से किसानों को निकाल कर लाई जा सके, जैसे कि बी कीपिंग हो गया, तो इसके चलते हमारी कंट्री में माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज जो है वो काफी अच्छे से सपोर्ट कर रहा है बी कीपिंग एक्टिविटीज को। तो बी कीपिंग एक्टिविटीज के लिए क्या किया जा रहा है, एक तो बी बॉक्स यानी कि मधुमक्खी जिनमें रहती है उनका बॉक्स और टूल किट यहां पर दी जाएगी। ये बी कीपिंग जो है काफी बड़ा रोल प्ले करने वाला है, खासकर जो माइग्रेंट वर्कर हमारी कंट्री में अभी अलग अलग राज्य से दूसरे राज्य में आए हैं। बहुत सारे माइग्रेंट वर्कर अभी आप लोगों को देखने को मिले अलग अलग राज्य से दूसरे राज्य में पहुंचे हैं जो पहले कहीं काम किया करते थे। तो अभी बात करें तो यहां पर जो फोकस दिया जा रहा है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत यहां पर काम किया जाएगा। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान। अगर आप लोगों से कोई पूछे कि बी कीपिंग के तहत जो माइग्रेंट वर्कर हैं उनको किस स्कीम के तहत फायदा पहुंचाया जा रहा है, तो यहां पर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार योजना यानी कि गरीबों का कल्याण करने के लिए रोजगार योजना का अभियान यहां पर देखने को मिलता है जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर इंप्लीमेंट किया जाएगा। तो इसके चलते 5 डे बी कीपिंग ट्रेनिंग दी जाएगी, क्योंकि सबको तो नहीं पता है कि मधुमक्खी कैसे पालन की जाती है। क्या आप लोगों को पता है? मुझे नहीं पता है मधुमक्खी कैसे पालन की जाती है। तो इसी तरीके से अगर कोई माइग्रेंट वर्कर है उसे भी नहीं पता होगा तो उसको ट्रेनिंग दी जाएगी किस तरीके से मधुमक्खी का पालन किया जा सकता है और कैसे उससे फायदा उठा जा सकता है अगर उसके पास में कोई जॉब नहीं है। तो गरीबों का कल्याण होगा अगर इस तरीके की सिचुएशन आगे बढ़ेगी। तो ट्रेनिंग सेंटर रहेंगे यहां पर, स्टेट बी कीपिंग जो एक्सटेंशन है यहां पर सेंटर, इसी के साथ में मास्टर ट्रेनर भी आप लोग यहां पर देखने को मिलेंगे जो कि प्रिस्क्राइब करेंगे यहां पर सिलेबस, जिसके हिसाब से यहां पर काम किया जाएगा। यानी कि प्रॉपर क्लासेस यहां पर दी जाएंगी ताकि बी कीपिंग जो है उनके लिए आसान हो सके। और फोकस एम क्या है इसका? एम यही है कि कैसे हम लोग सस्टेनेबल इंप्लॉयमेंट क्रिएट कर सकते हैं और एक सप्लीमेंट्री इनकम मिल जाए जो बी कीपर है और जो फार्मर्स है उनके लिए, ताकि ज्यादा डिपेंडेंसी उनकी खेतों के ऊपर वैसी नॉर्मल एग्रीकल्चर के ऊपर न रहे। इसी के साथ में अगर यहां से जो हनी निकलेगा या फिर जो भी यहां पर इसके प्रोडक्ट निकल कर आएंगे, आप लोगों को याद होगा, मुझे तो इसलिए पता है ये चीजें खुद का तो नहीं पता, पर लेकिन
सुना, जो मेरे दादाजी थे वो क्या करते थे, जैसे ये मधुमक्खी है तो मधुमक्खी का जब यहां से जब मधुमक्खी जब ये छत्ता छोड़ देती थी तो इससे मोम बनाया करते थे। जी हाँ, सही सुना आप लोगों ने, तो मोम भी इसका बनाया जाता है, इसीलिए ये प्रोडक्ट की बात की जा रही है यहाँ पर। शहद तो अलग निकल जाता है, फिर जो बचा हुआ प्रोडक्ट है इससे मोम बनाया जाता है, जो आप लोगों ने देखा ना जो मोमबत्ती बनी होती है उस टाइप में। तो ये मोम जो होता है ये काफी इंपॉर्टेंट होता है, खासकर जैसे कि उसको यूज किया जाता था यहाँ पर। तो ये जो बेसिकली यूज किया जाता था, अगर कोई भी यहाँ पर हमारे चोट लगी है तो ये एक तरीके से मेडिसिन का भी काम करता था यहाँ पर, ठीक है। तो ये इसके बारे में याद रखिएगा। तो इंग्लिश में आप लोग इसको वैक्स भी बोल सकते हैं या फिर मोम बोल लीजिए, तो जो भी आप लोगों को सुटेबल लगे। तो ये बेसिकली काफी इंपॉर्टेंट है। स्किन के पॉइंट ऑफ से भी काफी इंपॉर्टेंट ये होता था, अगर जैसे कि एडिया फट जाती है या फिर कोई और चीजें, तो दादाजी बोलते थे कि इनको इसको लगा लिया करो। तो ये काफी मतलब इस तरीके की चीजें हमारी कंट्री में पास से ही आप लोगों को ये चीजें ऐसी होती हुई दिखती हैं हमारी कंट्री में। तो इसके बारे में आप लोग हल्का सा आइडिया रख सकते हैं, जो कि अगर आंसर राइटिंग में आप लोग लिखना चाहते हैं तो वहां पर इसका जो यूज है वो यूज के तौर पर आप लोग ये चीजें मेंशन कर सकते हैं। अगर बात की जाए यहाँ पर जो बी कीपर है या फिर एंटरप्रेन्योर है, फार्मर है, अनएम्प्लॉयड यूथ है या फिर आदिवासी हैं, ये सारे जो लोग यहाँ पर रहेंगे ये सारे इसका फायदा यहां पर उठा पाएंगे। इस तरीके की सिचुएशन आप लोगों को देखने को मिलेगी। एडिशनल अमाउंट जो है यहां पर 50 करोड़ रुपए यहां पर जो प्रोवाइड कराए जा रहे हैं इस पर्टिकुलर पर्पज के लिए। बी कीपिंग जो हनी क्लस्टर है यहां पर, ये बेसिकली जो काम करने वाला है ये है SFURTI, इस फुर्ती करके एक स्कीम है यहां पर, जिसके तहत यहां पर ये इंप्लीमेंट किया जाएगा। और हाँ, एक और छोटी सी बात आप लोगों को मुझे बतानी है, कई सारी इंटरेस्टिंग जो चीजें हैं जैसे कि स्फूर्ति स्कीम हो गया, फिर कोई भी मुझे ऐसा इंपॉर्टेंट चीजें लगती है जब मैं पढ़ता रहता हूँ, न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ या फिर कोई बुक पढ़ता हूँ, उससे रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन मुझे लगती है कि आप लोगों तक पहुंचनी चाहिए, तो टेलीग्राम पर उसको शेयर कर देता हूँ या फिर ट्विटर पर शेयर कर देता हूँ या फिर फेसबुक पर जो यहाँ पर जो SLV के नाम से पेज है तो वहां पर शेयर कर देता हूँ। तो अगर इन तीनों में से कहीं पर भी आप लोग जुड़े हुए हैं तो आप लोगों को वो चीजों का फायदा मिलता रहेगा। तो कोशिश क्या कीजिए कि उनसे भी आप लोग अपने जो नोट्स है उसमें नोट डाउन कर सकते हैं। जैसे इस स्फूर्ति स्कीम के बारे में मैंने वहां पर शेयर कर दिया था, तो आप लोग इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा वहां पर। जो बेसिकली ये जो स्कीम है इसकी फुल फॉर्म क्या है, फुल फॉर्म है यहाँ पर स्कीम फॉर फंड फॉर रीजनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज, ठीक है। ये जो इनिशिएटिव है ये मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज के अंडर में आता है, और KVS जिसके बारे में मैंने आप लोग कई बार बताया भी है, ठीक है, KVIC, ठीक है। तो यहाँ पर ये बेसिकली खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन होते हैं, वो इसको इंप्लीमेंट करने वाली एक नोडल एजेंसी है। आइए थोड़ा सा नजर डाल ही लेते हैं इसके ऊपर भी, कभी आप लोगों के माइंड में कंफ्यूजन रहे। यहाँ पर बात की जा रही है KVIC के बारे में, जिसको बोलते हैं खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन। एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, स्टैट्यूट यानी कि लॉ के द्वारा बनाई गई 1957 में हमारी कंट्री में, जो कि बेसिकली हमारी कंट्री में जो खादी है उसकी इंडस्ट्री है उसको बढ़ाने का ये काम करती है। तो खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन जो है ये 1956 में हमारी कंट्री में आया। नॉर्मली अप्रैल 1957 में यहाँ पर बेसिकली इसके द्वारा हमारी कंट्री में जो रिफॉर्म लाए गए, ये इसके द्वारा जो टुक ओवर किया गया, ये ऑल इंडिया खादी एंड विलेज इंडस्ट्री बोर्ड था पहले, फिर ये कमीशन बना दिया आगे चलकर। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में देखने को मिलेगा और 6 रीजनल ऑफिस भी हैं इसके, जैसे कि दिल्ली, भोपाल, बेंगलोर। तो यहाँ पर दिल्ली, भोपाल, बेंगलोर, कोलकाता, मुंबई और गुवाहाटी। तो गुवाहाटी इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन बन जाता है। नॉर्थ ईस्ट में भी इसका, ये आसाम के अंदर एक आप लोगों को रीजनल ऑफिस देखने को मिलेगा। तो 1956 में इसको बनाया गया था। पर्पज इसका बेसिक ये कैसे प्रमोट, फैसिलिटेट, ऑर्गेनाइज कर सकते हैं जो भी यहाँ पर डेवलपमेंट है खादी और विलेज इंडस्ट्री के तहत। चेयरमैन कौन है आप लोग बताइएगा, मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज के अंडर आते हैं। ये मैंने आप लोगों को बताया, जिसके बारे में आइडिया रख सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज है आप लोगों के सामने, यहाँ पर ये बात की जा रही है जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी के बारे में। आप लोगों को पता है हमारी कंट्री में आज की डेट में 28 स्टेट हैं और 8 ही यूनियन टेरिटरी हैं, ठीक है। 8 यूनियन टेरिटरी कौन कौन सी हैं इसको जाकर थोड़ा सा देखिएगा। कई सारे बच्चे नया लेक्चर देखना स्टार्ट करते हैं तो उनको कंफ्यूजन रहता है कि सर ने गलत पढ़ा दिया, तो इसको जाकर एक बार देख लीजिएगा, रिवीजन अपना कर लीजिएगा। कई बार बता चुका हूं पहले भी, तो देख लीजिएगा इसको। 28 स्टेट है और 8 यूनियन टेरिटरी है। तो लेटेस्ट जो यूनियन टेरिटरी बनी है हमारी कंट्री में है, ये है यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर। तो जम्मू एंड कश्मीर के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है ये है मनोज सिन्हा। मनोज सिन्हा यहाँ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर है। तो क्वेश्चन ये भी आप लोगों से बन सकता है, सबसे पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन थे जम्मू एंड कश्मीर के, तो ये क्वेश्चन आप लोग बताइएगा। और इसी के साथ में जम्मू एंड कश्मीर हमारी कंट्री में दूसरी यूनियन टेरिटरी हो गई है दिल्ली के बाद में, जिसमें खुद का अपना हाई कोर्ट है। अब तक दिल्ली एक ऐसी अकेली यूलोती यूनियन टेरिटरी थी जिसका हाई कोर्ट था। अब यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर सेकंड यूनियन टेरिटरी हो गई है जिसके पास में खुद का हाई कोर्ट है, ठीक है। तो 2 यूनियन टेरिटरी बनाई गई है तोड़कर जम्मू एंड कश्मीर को। और पहली बार हमारी कंट्री की हिस्ट्री में ऐसा हुआ है जब किसी स्टेट को तोड़कर यूनियन टेरिटरी बनाई गई है, वरना पास में बहुत सारे स्टेट ऐसे थे जिसको हम लोगों ने, बहुत सारी यूनियन टेरिटरी ऐसी थी जिसको हम लोगों ने स्टेट में कन्वर्ट किया, पर पहली बार ऐसा हुआ जिसमें हम लोगों ने स्टेट को यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट किया। तो यहाँ पर जो हम लोग बात कर रहे हैं, ये हम लोग बात कर रहे हैं एक स्कीम के बारे में जो कि मनोज सिन्हा साहब के द्वारा लॉन्च की गई है। इसको बोलते हैं नेशनल
जेनरिक डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम, NGDRS, नेशनल जेनरिक डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम। आप लोग खुद समझिए यहां पर एक तरीके से क्या बात की जा रही है कि डॉक्यूमेंट को रजिस्टर करने की बात की जा रही है, तो इसके बारे में बेसिकली यहां पर फोकस दिया जाना है। तो नेशनल जेनरिक जो डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम है, तो किसी न किसी तरीके के डॉक्यूमेंट को रजिस्टर कर रहा होगा, तो कैसे डॉक्यूमेंट से, तो इस तरीके से नाम पढ़ती है आप लोगों के माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए। तो J&K जो जम्मू और कश्मीर 10वां राज्य है हमारी कंट्री में जो कि इस पर्टिकुलर सिस्टम का पार्ट बना है, आखिर क्या किया जाएगा इसके तहत? NGDRS जो ये सिस्टम है, इसके तहत जो काम होता है बेसिकली, तो ये जो सिस्टम है इसके बारे में अगर मैं आप लोगों से बात करूं, ये बेसिकली एक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का काम करेगा। सेल और परचेज करने का अगर कोई लैंड का काम होता है पर्टिकुलर राज्य के अंदर में, तो इस सिस्टम के थ्रू आप लोग ऑनलाइन ये काम अब लोग कर पाएंगे। तो 10 राज्य हैं हमारी कंट्री में जहां पर ऑलरेडी इसको इंप्लीमेंट किया जा चुका है। यानी कि अगर रजिस्ट्रेशन होगा अब यहां पर इस तरीके का जो ट्रांजेक्शन होगा, जो परचेज किया जाएगा, ट्रांसफर किया जाएगा, कोई भी लैंड से रिलेटेड जो इश्यू है वो यहां पर ऑनलाइन अब काम किया जा सकेगा। तो जो भी घोटाले घपले होते थे यहां पर इस लेवल पर, कहीं ना कहीं उसको काम करते हुए नजर आएंगे। और इवन ई स्टाम्प आप लोगों को देखने को मिलेगा। आप लोगों ने देखा होगा, अगर आप लोगों ने बैनावा कभी जमीन का करवाया है, तो स्टाम्प जो रहते हैं उसका काफी ज्यादा प्राइस आप लोगों को देखने को मिलता है। नॉर्मली ऐसे प्राइस नहीं होता है, पर लेकिन एक तरीके से आप लोगों को पता है मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, क्या कंडीशन रहती है वहां पर, तो एक तरीके से काफी ज्यादा घूसखोरी यहां पर देखने को मिलती है नॉर्मली। तो उसी को रोकने की कोशिश यहां पर की जा रही है। तो एक तरीके से यहां पर ये जो सिस्टम रहेगा, ये पहले क्या होता था नॉर्मली यहां पर जो स्टैंप पेपर आते थे, अभी स्टैंप यहां पर देखने को मिलेंगे। इनकॉर्पोरेट किया जाएगा, कोऑर्डिनेट किया जाएगा जो भी यहां पर स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया उसके साथ में मिलकर। तो जो लॉन्च किए गए यहां पर NGDRS, ये बिग स्टेप है यहां पर नेशनल इंटीग्रेशन के तहत। यानी कि हमारी कंट्री में जो बात की जाती है ना कि वन टैक्स वन नेशन, इसी के साथ में वन कार्ड वन नेशन, इसी के साथ में यहां पर जो कई सारी स्कीम इस पैटर्न पे लॉन्च की जा चुकी है, अभी यहां पर बात की जा रही है वन नेशन वन सॉफ्टवेयर। तो यानी कि पूरी कंट्री में ये सॉफ्टवेयर यहां पर काम करेगा, जिसके चलते काफी अच्छी सी चीजें आगे देखने को मिलेगी। ठीक है, तो इसके बारे में आप लोग आइडिया रखेगा, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है, खासकर किसानों से लीडर, हमारी कंट्री में किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो वैसे भी एक एग्जाम में न्यूज आप लोग की बन सकती है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट न्यूज है, ये कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट लगी मुझे पढ़ने के पॉइंट ऑफ व्यू से तो, पर लेकिन वैसे अगर देखा जाए इसका जो इंपैक्ट है वो मेरे थोड़ा नेगेटिव देखने को मिल रहा है। आप लोगों को पता है हमारी कंट्री में माइग्रेंट वर्कर जो है, कितने माइग्रेंट वर्कर कहां से कहां देखने को मिले, पूरी सड़कें भरी रही, कई जगह जो औरतें थी उन्होंने इवन बच्चों को जन्म दिया सड़कों के ऊपर ही, कई सारी ऐसी कंडीशन भी देखने को मिली, बहुत सारे रेलवे ट्रैक पर वर्कर मारे गए, तो लाखों लोग जो है वो इधर से उधर हुए। पर लेकिन अभी एक आरटीआई डाली गई जिसको बोलते हैं राइट टू इन्फॉर्मेशन। तो राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत पता चला 34,000 वर्कर हैं ओनली हमारी कंट्री में जो रजिस्टर किया गया, जिनको इंटर स्टेट माइग्रेशन जो वर्कमैन के तहत एक्ट जो है हमारी कंट्री में, यानी कि टोटल मिलाकर 34,000 वर्कर जो हैं उनको रजिस्टर किया गया है, जबकि लाखों वर्कर इधर से उधर हुए हैं। और ये एक्ट है हमारी कंट्री में इंटर स्टेट, यानी कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाने का, जो माइग्रेंट वर्कर होते हैं उनके लिए एक्ट है 1979 का। तो इसके तहत यहां पर ये इंफॉर्मेशन अभी निकल कर आई है। तो जो आरटीआई डाली गई थी यहां पर डाली गई थी अंजलि के द्वारा। ये पर्सनैलिटी है जो कि एक्टिविस्ट का नाम भी आप लोग याद रखते हैं, तो अंजलि भारद्वाज। ठीक है, तो ये यहां पर पर्सनैलिटी है जिनके द्वारा ये आरटीआई डाली गई थी। और इसमें सबसे ज्यादा जो रजिस्टर लोग आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं, ये रजिस्टर लोग आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं कोच्चि के अंदर, कोच्चि जो रीजनल ऑफिस है केरला के अंदर, वहां पर देखने को मिल रहे हैं विद ओवर 7,800 के करीब। फॉलोड बाय धनबाद झारखंड में आप लोगों को देखने को मिले यहां पर 7,496। नेक्स्ट आप लोगों को यहां पर देखने को मिले ये चेन्नई के अंदर, तमिलनाडु के अंदर 6,623। इसी के साथ में दिल्ली, देहरादून, पटना, ये अलग अलग रीजन है जहां पर जो रजिस्टर किया गया, जीरो माइग्रेंट वर्कर यहां पर रजिस्टर किए गए हैं। तो यहां से आप लोग समझ सकते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो कैसे काम कर रहा है, जब यहां पर जीरो इस तरीके से यहां पर सिचुएशन देखने को मिल रही है। अगर बात करें यहां पर इंटर स्टेट जो माइग्रेशन वर्कमैन है उनके एक्ट के हिसाब से हम लोग बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं जो वनरेबल वर्कर होते हैं उनको प्रोटेक्ट करने का ये काम करता है। पर लेकिन जब यहां रजिस्ट्री नहीं किया गया, तो इसका मतलब यह है कि देहरादून, दिल्ली और पटना के अंदर कोई भी वनरेबल वर्कर है ही नहीं है। तो यहां से आप लोग समझ सकते हैं कि सिचुएशन कैसी है। हर एक गवर्नमेंट ये चाहती है कि ये डेटा जो है वो छिपा लिया जाए। आप लोगों को पता है आज की डेट में कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि अगर कहीं पर कोई भी जरा सी भी बुरी चीज होती है तो उसको छिपाने की कोशिश की जाती है। जैसे कंट्री में अगर कहीं पर रेप हो रहा है, क्राइम हो रहा है, तो उसको रजिस्टर नहीं किया जाता है। अगर रजिस्टर कर लिया जाएगा तो पर्टिकुलर एरिया जो है ये माना जाएगा सबसे ज्यादा रेप होते हैं। यहां पर कहीं चोरी डकैती होती है, मर्डर होते हैं, उनको रजिस्टर नहीं किया जाता है, ये पता चलेगा कि सबसे ज्यादा क्राइम
यहां पर देखने को मिलते हैं। तो डेटा को छिपाकर यह कोशिश की जाती है कि अपने आप को साफ सुथरा रखा जाए, पर रियलिटी ग्राउंड लेवल पर जो देखने को मिलती है वो बहुत ही दयनीय कंडीशन रहती है। और मैक्सिमम जो लोग इसके भेंट चढ़ते हैं वो एक ऐसा तबका होता है सोसाइटी का जिसको हमेशा इग्नोर किया जाता है, और सबसे बड़ा वोट बैंक यही होता है अगर नॉर्मली देखा जाए तो ये सिचुएशन आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगी। तो अगर इसी के बारे में हम लोग बात करें तो ये सुधारना काफी ज्यादा जरूरी है, वरना आप लोग देखते हैं कि ऐसा लग रहा है कि दिल्ली, देहरादून और पटना में कोई भी रजिस्टर नहीं किया गया, 0 माइग्रेंट वनरेबल रजिस्टर किए गए यहां पर लास्ट ईयर। ये कंडीशन आप लोग समझ सकते हैं। तो ये जो एक्ट है यहां पर कहीं ना कहीं जो एक तरीके से स्टेब्लिश करता है, यहां पर जो ये अप्लाई किया जाता है एवरी स्टेब्लिशमेंट कॉन्ट्रैक्टर के लिए कि 5 और मोर माइग्रेंट वर्कर अगर यहां पर रोल प्ले कर रहे हैं, अगर इंप्लॉयमेंट है तो विदाउट सर्पिट जो एक तरीके से रजिस्ट्रेशन रहता है यहां पर एक तरीके से, ताकि उनको प्रोटेक्ट किया जा सके, ठीक है ना। तो ये एक तरीके से जो बात की जा रही है यहां पर कि इंप्लॉयमेंट विदाउट सर्टिफिकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, तो इसके ऊपर ध्यान यहां पर दिया जाता है। तो कहने का मतलब यह है कि एक वनरेबल सेक्शन है उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश यहां पर की जाती है, पर लेकिन यहां पर वो चीजें देखने को नहीं मिलती। हेल्थ कमीशन यहां पर लोंगजाओ सिटी चाइना के अंदर में भी अनाउंस किया गया इसके द्वारा कि जो फार्मास्यूटिकल कंपनी है उनके द्वारा यहां पर देखा गया कि अभी एक नई बीमारी देखने को मिल रही है कई सारे लोगों के अंदर, जिस बीमारी का नाम है यहां पर ब्रूसेलोसिस। तो ये जो बीमारी है यहां पर 3000 से ज्यादा लोगों के अंदर भी देखने को मिली, और ये जो इन्फेक्शन है ये रिसेंटली अभी न्यूज में आ रहा है। सबसे पहले तो ये जो इन्फेक्शन है ये आप लोगों को नॉर्मली कैसा देखने को मिलेगा, ये कहां से निकल कर आता है, तो जो कैटल्स होते हैं या देखिए जो भी यहां पर जो इस तरीके के जैसे स्वाइन हो गया, गोट हो गया, सीप हो गया, डॉग्स हो गया, तो ये इनके मोटे मोटे तौर पर बोलूं तो ये जानवरों से इंसान में फैलने वाली बीमारी आप लोग इसको बोल सकते हैं। ये जो इंसान जो है इसकी वजह से जब इन्फेक्टेड होते हैं वो कैसे होते हैं, या तो डायरेक्टली आप लोग एनिमल के कांटेक्ट में आ रहे हैं, या फिर कोई भी एनिमल का प्रोडक्ट आप लोग खा रहे हैं, ठीक है, ईटिंग या फिर ड्रिंकिंग कोई भी कंटेमिनेटेड प्रोडक्ट जो एनिमल से रिलेटेड है उसको इनहेल कर रहे हैं, तो आप लोगों की बॉडी में भी यहां पर ये चीजें पहुंच जाती है। मोस्ट इंपोर्टेंट जो यहां पर चीजें जो आप लोगों को ध्यान रखनी है, अनपोस्चराइज्ड जो मिल्क आप लोग पीते हैं या फिर जो पनीर आप लोग खाते हैं अनपोस्चराइज जो इन्फेक्टेड गोट या फिर सीप का देखने को मिलते हैं, तो उसके चलते ये आप लोगों की बॉडी में पहुंच जाते हैं। सिम्टम्स क्या होंगे, जिस तरीके से नॉर्मल आप लोग कई सारी चीजें देखने को मिलती हैं। अगर देखिए बीमारी आज के डेट में जरा सी भी है ना, तुरंत उसका चेकअप आप लोगों को कराना है, ठीक है, उसको जरा सा भी आप लोगों को डिले नहीं करना है, क्योंकि आज की डेट में बीमारी ऐसी ऐसी चल रही है, जरा सी देर में इंसान निकल जाता है जरा सी लापरवाही से। और अपने लिए भी अपने फैमिली मेंबर के लिए भी आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। क्या क्या सिम्टम्स हैं यहाँ पर, फीवर होना यानी कि बुखार आना, स्वेट्स यानी कि पसीना आना, मलेस एक तरीके से होता है कि अस्वस्थ फील करना, ठीक है। एनोरेक्सिया का मतलब बेसिकली होता है किसी चीज में रुचि न लेना, ठीक है। हेडेक, सर में दर्द होना, मसल पेन, जिस तरीके से बॉडी में कई बार मसल पेन होता है, इससे ज्यादा आजकल जोश में आकर रनिंग कर दी बहुत ज्यादा है, तो आप लोगों को कई सारे मसल में पेन होते हुए नजर आएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये बीमारी देखने को मिलती है। तो ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन ऑफ द वायरस ये रेयर है, यानी कि एक इंसान में अगर हो जाता है तो दूसरे इंसान में नॉर्मली नहीं पहुंचता है, ये इसकी अच्छी बात है। जैसे कोरोना वायरस है वो एक इंसान से दूसरे इंसान में पहुंच रहे हैं, पर लेकिन ये बीमारी ऐसी नहीं है, ठीक है। तो इसलिए इसके बारे में हल्का सा आइडिया रखेगा। एक टर्म यूज की गई यहां पर अनपोस्चराइज, तो इसके बारे में आप लोग थोड़ा सा देख लीजिए। हालांकि इन्फॉर्मेशन मैंने टेलीग्राम पर शेयर की थी। देखिए मैंने आप लोगों को बोला था टेलीग्राम पर आज की डेट में जो भी मुझे लगता है इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है या छोटा सा कोई पॉइंट है जो कि आप लोगों के प्रीलिम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है, जो वनडे टाइप एग्जाम की आप लोग तैयारी कर रहे हैं उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है, तो ये ऐसी ऐसी इन्फॉर्मेशन में डायरेक्ट टेलीग्राम पर शेयर करते रहता हूं, ठीक है। तो स्टडी लवर वीर के नाम से टेलीग्राम है, उसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। पीडीएफ भी इकट्ठी एक जगह मिल जाएगी आप लोगों को, इसी के साथ में कई सारी चीजें मिल जाती हैं, जैसे कि आप लोगों को वहां पर सारी वीडियो के लिंक मिल जाएंगे, पीडीएफ मिल जाएगी, और ये भी चीजें यहां पर शेयर करते रहता हूं, ठीक है। तो उसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। पोस्चराइजेशन जो यहां पर देखने को मिलते हैं, ये यहां पर क्या एक तरीके का प्रोसीजर होता है जिसके तहत यहां पर जो नॉन पैक्ड फूड होता है, ठीक है, वो एक तरीके से उसको एक माइल्ड हीट किया जाता है, यानी कि एक उसको गर्म किया जाता है, उसको लगभग 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक, तो ताकि पैथोजन वगैरह जो भी इसके अंदर है उनको खत्म किया जा सके और सेल्फ लाइफ इसकी बढ़ाई जा सके। आप लोगों ने देखा होगा नॉर्मली अगर घरों में जो गाय भैंस का दूध निकाल के लेकर आते हैं उसको अगर रखे रहते हैं तो अगली सुबह तक अगर उसको गर्म न करे तो खराब हो जाएगा, पर लेकिन अगर आप लोग दूसरा दूध लेकर आते हैं जैसे कि पैकेट का मिल्क लेकर आते हैं उसको आप लोग लंबे समय तक रख सकते हैं। तो रीजन क्या होता है, पहले उसको हीट किया जाता है, फिर उसको कूल किया जाता है, फिर उसको पैकेट के अंदर बंद किया जाता है, तो ये होता है पोस्चराइजेशन का प्रोसीजर, ठीक है। तो आप लोगों से कोई पूछे इसके बारे में तो हल्का सा आप लोग के माइंड में इसको रिलेटेड क्लैरिटी होनी चाहिए। तो पोस्चराइजेशन क्या है, पहले हीटिंग करना, फिर कूलिंग करना और फिर इसको किसी पैकेट या फिर बोतल में फिल कर देना, तो ये पोस्चराइजेशन का प्रोसीजर आप लोग बोलते हैं। इससे क्या होता है, इसके अंदर के पैथोजन खत्म हो जाते हैं, जो बीमारी से रिलेटेड जो चीजें होती हैं, और इसकी सेल्फ लाइफ भी बढ़ जाती है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। आगे चलता हूं।
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो न्यूज है यहाँ पर ये सोमालिया से रिलेटेड है। सोमालिया आप लोग यहाँ पर मैप में देख सकते हैं। पहले अपनी कंट्री के कंपेयर में आप लोग इसको देखेगा तो लंबे समय तक आप लोग याद रख पाएंगे। ये हो गई अपनी प्यारी कंट्री। तो यहां से अगर आप लोग आएंगे अरेबियन सी के अंदर तो सोमालिया यहां पर देखने को मिलेगा। अब थोड़ा सा इसको जूम करके देख लेते हैं तो यहां पर आप लोग देखिए अब समझ पाएंगे। तो सोमालिया हो गया, गल्फ ऑफ एदन हो गया, यहां पर ऊपर यमन हो गया, ये हो गया अरेबियन सी। तो इंडियन ओशन के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा। मागादिशु इसकी कैपिटल है सोमालिया की। ऊपर यहां पर एरिट्रिया हो गया, ये हो गया जिबूती, इथोपिया, कीनिया जो कि इसके साथ में टच करते हैं। बाकी अब न्यूज के ऊपर थोड़ा नजर डालते हैं। बात क्या की जा रही है? बात यहां पर ये की जा रही है कि सोमालिया के अंदर एक कार्गो यानी कि जो सामान लेने वाला प्लेन था वो क्रैश हो गया अदेन इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि मागादिशु कैपिटल के अंदर है। आखिर ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो गया है? इतना इंपॉर्टेंट इसलिए हो गया है क्योंकि यहां पर जो ये एयरपोर्ट है ये काफी बड़ा रोल प्ले करते हैं यहां पर सोमालिया के लिए भी। इसके चलते यहां पर जो आसपास का अगर कोई इसके अंदर कोई काम चलाया जा रहा है, एक तरीके से ह्यूमैनिटेरियन कोई फ्लाइट है, क्योंकि सोमालिया के अंदर कई सारी झड़प होती रहती है टाइम टू टाइम, तो कई सारे लोगों के लिए ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस होता है वहां पर, तो उसके लिए असिस्टेंस प्रोवाइड कराया जाता है। तो यही एयरपोर्ट यूज किया जाता है। तो अभी यहां पर इसके बारे में कोई कैजुअलिटी अभी कितनी लोगों की जान गई है उसके बारे में कोई कंफर्मेशन नहीं है। एयरपोर्ट जो है यहां पर ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट सर्व करते हैं यहां पर कैपिटल सोमालिया की जिसका नाम है मागादिशु। जो यहां पर अदेन अब्दुल्ला ओस्मान ड्रा, ठीक है, AAOD, तो ये नाम याद रख लिया। तो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे सोमालिया के जिनके नाम पर इसका नाम रखा गया है। काफी हेवली फोर्टिफाइड रहता है, इनकी सुरक्षा पूरी रहती है क्योंकि जितने भी डिप्लोमेट होते हैं या फिर जितने मिशन यहां पर रहते हैं, ह्यूमैनिटेरियन फ्लाइट्स रहती हैं अफ्रीकन, खासकर हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंदर, तो वो इसी से यहां पर नॉर्मली यूज की जाती हैं। अगर आप लोगों से पूछे कोई हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहां पर है तो इसके बारे में कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है। कौन कौन सी कंट्री है? तो सोमालिया, इथोपिया, केनिया। तो यहां पर देखिए ये हो गया, यहां पर ये आप लोग देखिए सोमालिया हो गया, यहां पर ये हो गया इथोपिया और ये हो गया केनिया। तो इसको हॉर्न ऑफ अफ्रीका के नाम से जाना जाता है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका इसको क्यों बोला जाता है? ये क्वेश्चन बन जाए तो आप लोग याद रखें ना। तो यहां पर राइनोसोरस जो होता है उसका हॉर्न, जिसको आप लोग गेंडा बोलते हैं, राइनोस भी बोलते हैं कई बार, तो अफ्रीका के अंदर यहां पर ये बेसिकली इसके शेप को ध्यान में रखते हुए यहां पर इसका नाम रखा गया है। जो राइनोस होता है ना उसका सींग आप लोगों ने देखा होगा, तो नॉर्मली इसी आकृति का देखने को मिलता है, तो उसके नाम पर इसका नाम हॉर्न ऑफ अफ्रीका रखा गया है, जिसमें सोमालिया, इथोपिया और कीनिया 3 कंट्री आती है। ये क्वेश्चन पास्ट में पूछा जा चुका है, सोमालिया, इथोपिया और कीनिया, तो ये 3 कंट्री आप लोग यहां पर देखने को मिलती है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका जो कि गल्फ ऑफ एदन इसके साथ में कनेक्टेड है और अरेबियन सी में आप लोग को ये देखने को मिलेगी, ठीक है। तो इसके बारे में हल्का सा आइडिया आप लोग रख सकते हैं। नेक्स्ट जो इंपोर्टेंट न्यूज है ये बात की जा रही है हमारी कंट्री में जो इंपोर्टेंट बीच है उनके बारे में, यानी कि जो समुद्र का तट होता है उसके बारे में यहां पर बात की जा रही है। तो हमारी कंट्री में जो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है उसके द्वारा अनाउंस किया गया है और फर्स्ट टाइम ऐसा देखने को मिल रहा है कि 8 जो बीच है हमारी कंट्री में उनको रिकमेंड किया जा रहा है कि ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन उनको दिया जाएगा। ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन एक तरीका सर्टिफिकेट होता है इंटरनेशनल लेवल पर जो ये बताता है कि वर्ल्ड में सबसे ज्यादा साफ सुथरे जो बीच है वो कौन से हैं, वहां पर कोई पोल्यूशन देखने को नहीं मिलता है। तो ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन यहां पर बेसिकली दिया जाता है। तो हमारी कंट्री में टोटल 8 बीच ऐसे हैं जिनका नाम अभी यहां पर रिकमेंड किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा। तो जो रिकमेंड है यहां पर ये इंडिपेंडेंट जो नेशनल जूरी है उसके द्वारा यहां पर एमिनेंट इन्वायरमेंटलिस्ट और साइंटिस्ट जो रहते हैं उनके द्वारा यहां पर रिकमेंड किया जाता है। तो क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लिया जाएगा, देखिए ये क्वेश्चन आप लोगों से ऐसे ही बन सकता है, ये जो बीच के नाम दे रखे हैं तो बीच का नाम आ जाएगा आप लोगों के सामने और बोलेंगे कि यहां पर किस राज्य के अंदर है, तो इसलिए भी आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूजन कई बार हो जाते हैं। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन बने तो कंफ्यूजन नहीं रखना है, तो थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं। बात की जा रही है यहां पर शिवराजपुर कहां पर है, गुजरात के अंदर में, ठीक है। नेक्स्ट यहां पर घोगला कहां पर है, दमन एंड दीव के अंदर में। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है कासरकोड और इसी के साथ में यहां पर पादुरी बिडिरी, ठीक है। तो ये बीच कहां पर है, कर्नाटक के अंदर में, तो 2 है यहां पर ये आप लोगों को देखने को मिलेंगे। कापड़ कहां पर है, केरला के अंदर में। इसी के साथ में रुसिकोंडा कहां पर है, यहां पर ये आंध्र प्रदेश के अंदर में। गोल्डन बीच कहां है, ये है उड़ीसा के अंदर में। और यहां पर बात की जा रही है ये है यहां पर राधानगर बीच, ये है अंडमान निकोबार के अंडर में। ये जो राधानगर बीच है यहां पर अंडमान निकोबार के अंडर में, मैंने यहां पर ये जो आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं इस पे मैं जब गया था अंडमान निकोबार तो मैं यहां पर गया भी था। ये पर्टिकुलर बीच जो है तो इसका मुझे पता है कि ये काफी क्लियर बीच है, यहां पर कोई भी आप लोगों को नॉर्मली गंदगी देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि यहां पर बेसिकली जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो हमेशा अनाउंस करता रहता है कि कोई भी पॉलिथीन लेकर न जाए, कोई भी गंदगी यहां पर न फैलाए, और अगर ऐसा किया तो एक तरीके से उनके ऊपर फाइन वगैरह लगाया जाएगा। तो एक तरीके से जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो काफी बड़ा रोल प्ले यहां पर करता है। तो ये काफी शांत एरिया है
यहाँ पर एक तरीके से जब सनसेट दिखता है यहाँ पर काफी अच्छा लगता है। तो ये पर्टिकुलर जो बीच है ये काफी इंटरेस्टिंग यहाँ पर देखने को मिलते हैं और काफी आप लोग बोल सकते हैं कि हमारी कंट्री में कई सारे ऐसे बीच हैं जो कि इंटरनेशनल लेवल का जो स्टैंडर्ड वो आप लोग फॉलो कर सकते हैं, ऐसा बोल सकते हैं। देखिए कई बार हम लोग क्या होते हैं बाहर की कंट्री में घूमने के बारे में ज्यादा सोचते हैं, हमारी कंट्री में भी इतनी अच्छी अच्छी चीजें अगर उनके बारे में हम लोग थोड़ा सा टाइम निकाल कर घूमें तो बहुत ही अच्छा रहेगा, अपनी कंट्री के बारे में जानने को मिलेगा। तो अंडमान निकोबार के बारे में यहाँ पर बेसिकली बात की जा रही है, ठीक है। अगर लोकेशन आप लोग यहां पर देखेंगे तो ये पर्टिकुलर लोकेशन आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगी, यहां पर आप लोग देख सकते हैं। ओके, तो ये है यहां पर एग्जैक्ट लोकेशन। अब बात करते हैं ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन के बारे में। ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन जो है यहां पर ये फाउंडेशन फॉर इन्वायरमेंटल एजुकेशन, जिसको फी बोला गया है, FEE, ठीक है। तो ये है यहां पर जिसके द्वारा ये सर्टिफिकेशन दिया जाता है। ये बेसिकली देखता है कि कितना सस्टेनेबल बीच है यहां पर ये हर एक पर्टिकुलर पर्पज के लिए और कितना साफ सुथरा है। तो उसके बाद में यहां पर इस बीच को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन दिया जाता है। चलिए क्वेश्चन आप लोग यहां पर बताइए, क्या कोई ऐसा बीच है हमारी कंट्री में जिसको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन आज तक मिला हुआ है? उस बीच का नाम आप लोग को बताना है। नेक्स्ट जो न्यूज है आप लोगों के सामने, इसको देखते हैं और एक एक न्यूज यहां पर कवर करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। यहां पर जो बात की जा रही है ये बात की जा रही है पर्टिकुलर हमारी कंट्री और इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के बारे में। तो दोनों मिलकर यहां पर काम कर रहे हैं और इनके द्वारा यहां पर अभी एक जो रिपोर्ट है वो पब्लिश की गई, जिसका नाम है स्पेशल रिपोर्ट ऑन सस्टेनेबल रिकवरी, यानी कि कोविड-19 के क्राइसिस से कैसे रिकवर कर रहे हैं उसके ऊपर ये रिपोर्ट आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के साथ में कोलैबोरेट करके नीति आयोग के द्वारा ये रिपोर्ट प्रेजेंट की गई है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से बन जाएगा, क्योंकि कोविड-19 भी काफी ज्यादा न्यूज में है, तो इसके चलते बैकग्राउंड का क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी जो है, सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि हम इसके डायरेक्ट मेंबर नहीं है, हम लोग इसके एसोसिएट मेंबर हैं, ठीक है। जी हाँ, याद रखेगा, यानी कि डायरेक्टली जो मेंबरशिप होती है वो हमारी नहीं है और ना ही चाइना की है। तो इंडिया, चाइना और ब्राजील जो बड़ी बड़ी कंट्री हैं ये इसके एसोसिएट मेंबर हैं, ना कि डायरेक्ट मेंबर हैं, इसके एसोसिएशन में काम करते हैं, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। इसके टोटल मिलाकर 30 मेंबर हैं और इसके बारे में पास्ट में क्वेश्चन पूछा जा चुके हैं। जो इसको स्टेब्लिश किया गया था 1974 में इसको स्टेब्लिश किया गया था, यानी कि लगभग 45 साल यहां पर कंप्लीट हो चुके हैं इस पर्टिकुलर एजेंसी के। ये जो एजेंसी है ये पेरिस बेस एक ऑटोनोमस इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि बेसिकली आज की डेट में अगर बात करें यहां पर ये काम करती है किस तरीके से जो एनर्जी है उसकी सिक्योरिटी को ध्यान में रखकर काम किया जा सके, ठीक है। खासकर ऑयल मार्केट और एनर्जी सेक्टर के बारे में अगर हम लोग बात करें तो इसके द्वारा इसके साथ मिलकर हमारी कंट्री का नीति आयोग जो ऑर्गेनाइजेशन है और इसके साथ मिलकर काम कर रहे हैं। तो यहां पर जो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का जो फ्लैगशिप जो प्रोग्राम है, जिसको आप लोगों ने कई बार सुना भी होगा, इसको बोलते हैं वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक। तो अगर आप लोगों से कोई पूछे कि वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक जो है वो किसके द्वारा तैयार किए जाते हैं, ये इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के द्वारा तैयार किए जाते हैं। तो कई बार आप लोगों से कई सारी रिपोर्ट दे दी जाती है और उन रिपोर्ट के नाम आप लोगों से पूछ लिए जाते हैं कि कौन सी रिपोर्ट जो है वो किसके द्वारा पब्लिश की जाती है। तो कुछ ऐसी रिपोर्ट है जिनके बारे में आप लोग याद रख सकते हैं। तो वर्ल्ड एनर्जी जो आउटलुक सीरीज है यहां पर उसके बारे में बात की जा रही है, तो इसके बारे में याद रखेगा। तो बेसिकली फोकस ये है कि एक्शन जो लिया जाएगा अभी नेक्स्ट 3 ईयर में, जिस तरीके से जो इकोनॉमी है उसको बढ़ाया जा सके और इंप्लॉयमेंट जो है उसको भी बूस्ट किया जा सके, क्योंकि कोविड-19 ने इकोनॉमी और इंप्लॉयमेंट जो है वो दोनों की कमर तोड़कर रख दी है, यानी कि दोनों जो है वो बिल्कुल खत्म कर दिए हैं। इवन नई जॉब देना तो दूर की बात है, जो लोगों के पास में ऑलरेडी जॉब थी उनकी भी जॉब यहां पर जा चुकी है आज की डेट में। तो इसलिए इसके ऊपर फोकस देना काफी ज्यादा जरूरी है। की सेक्टर जो है जहां पर हम लोग फोकस देकर चल सकते हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, यानी कि बिजली हो गया, या फिर जैसे वाहन जो आने जाने वाला साधन हो गया, ट्रांसपोर्ट सेक्टर, मोबिलिटी सेक्टर आप लोग बोल सकते हैं, बिल्डिंग हो गया एक तरीके से, इसी के साथ में इंडस्ट्री, सस्टेनेबल बायोफ्यूल हो गया, या फिर इनोवेशन हो गया, ठीक है। तो ये सारे सेक्टर ऐसे हैं जिनके ऊपर फोकस देने की बात की जा रही है और जिनसे जॉब क्रिएट की जा सकती है। तो जॉब क्रिएट करने के लिए इन एरिया पर फोकस देने की बात की जा रही है, जो रिपोर्ट यहां पर पब्लिश की जा रही है। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी जो है वो इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि यहां पर स्टैब्लिश की गई थी इन द फ्रेमवर्क ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, जिसको OECD के नाम से आप लोग जानते हैं, ठीक है। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इसके चलते यहां पर ये चीजें आप लोगों को देखने को मिली, तो इससे कनेक्टेड है, यहां पर याद रखिएगा। इसके फ्रेमवर्क के तहत स्टैब्लिश किया गया था 1974 में। जब 1973 में ऑयल क्राइसिस आया था तो तब चलकर यहां पर ये ऑर्गेनाइजेशन आई थी और पेरिस यानी कि फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर आप लोगों को देखने को मिलता है। अगर बात करूं यहां पर ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट के बारे में, यानी कि OECD के बारे में, तो हल्का सा आइडिया इसके बारे में भी आप लोग रख सकते हैं।
OECD के बारे में भी जो हम लोगों ने अभी बात की है। तो सबसे बड़ी बात तो यही है कि इंडिया इसका मेंबर नहीं है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि इसी के फ्रेमवर्क के तहत यहां पर इसको बनाया गया है। तो इंडिया इसका मेंबर कैसे हो सकता है जब यहां पर इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का मेंबर नहीं है। तो इंडिया कोई से का भी यहां पर मेंबर नहीं है डायरेक्टली अगर बोला जाए तो। इसको जो बनाया गया था 1948 में बनाया गया था, और 37 मेंबर जो आप लोग यहां पर इसके देखने को मिलेंगे। तो इसके आप लोगों को 37 मेंबर देखने को मिलेंगे, और पहले वाली जो ऑर्गेनाइजेशन थी यानी कि IEA, इसके 30th मेंबर आप लोगों को देखने को मिलते हैं। तो दोनों में डिफरेंस है, यानी कि वो वाली बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जिसके फ्रेमवर्क के तहत ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई है। तो इसलिए कोई कंफ्यूजन माइंड में आप लोगों के नहीं होना चाहिए। कई बार ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो इंपोर्टेंट न्यूज है, आप लोगों को पता है हमारी कंट्री में 3 बिल लेकर आए गए हैं किसानों से रिलेटेड। उन 3 बिल के चलते कई सारे एरिया में यहां पर किसानों के द्वारा काफी ज्यादा प्रोटेस्ट किया जा रहा है। तो उस प्रोटेस्ट को थोड़ा सा शांत करने के लिए और लोगों को समझाने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा अभी अनाउंस किया गया MSP यानी कि जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है उसका जो बेसिकली अभी बढ़ाने की बात यहां पर की जा रही है। यानी कि गवर्नमेंट जो है वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस को बढ़ाने की बात यहां पर कर रही है कि इसका मिनिमम सपोर्ट प्राइस बढ़ाया जाएगा, ताकि जो किसान है जिनके माइंड में कई सारे कंफ्यूजन चल रहे हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस को लेकर, उनके मन में से वो कंफ्यूजन जो है वो थोड़े से डाउन हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप लोगों ने अगर यूपीएससी के पुराने क्वेश्चन पेपर उठाकर देखे हैं तो आप लोगों को पता होगा कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस से रिलेटेड पास्ट में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो क्या क्वेश्चन पूछा गया था? ये जो क्वेश्चन पूछा गया था कि किसकी रिकमेंडेशन के बेस पर मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है ये बेसिकली रखा जाता है। तो इसके बारे में याद रखिएगा, ये है कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस। कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस। ठीक है, तो ये है इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन जिसके बारे में आप लोग याद रखिएगा। ये कमीशन है, कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस, जिसके बेस पर यहां पर ये जो बेसिकली रिकमेंड देता है डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, तो इसके बेस पर यहां पर मिनिमम सपोर्ट प्राइस यहां पर रखा जाता है। हमारी कंट्री में अगर बात करें मिनिमम सपोर्ट प्राइस के बारे में, एक काफी इंपॉर्टेंट कमेटी बनाई गई थी जिसका नाम था स्वामीनाथन कमीशन। तो स्वामीनाथन कमीशन जो है उसके द्वारा जो रिकमेंडेशन दी गई थी उसकी रिकमेंडेशन के बेस पर ही यहां पर ये बेसिकली अभी जो हाइक किए गए हैं, इनके जो प्राइस बढ़ाए गए हैं, तो ये उसी के बेस पर यहां पर बढ़ाए गए हैं। तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस में आप लोगों को आज के में 23 के करीब यहां पर क्रॉप देखने को मिलेगी। 23 के करीब जो हमारी कंट्री में आई थिंक 23 है। ठीक है, बाकी आप लोग एक बार सर्च कर लीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा, जिसके तहत हमारी कंट्री में मिनिमम सपोर्ट प्राइस दिया जाता है। चना हो गया, वीट हो गया, मसूर, ये सारी जो चीजें हैं बेसिकली आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो इसमें यहां पर जो रेंज है ये 50 से लेके 300 तक आप लोगों को देखने को मिलती है। जो वीट है यहां पर अभी जो इंक्रीज किया गया 50 रुपीज यहां पर, जो कि अब यहां पर जो आप लोगों को देखने को मिलेगा, जो बेसिकली इसका जो प्राइस है ये हो गया 1975 रुपए। ठीक है, जो मसूर है यहां पर इसका प्राइस की अगर बात करें तो यहां पर 300 ये इंक्रीज किया गया है। ये जो मस्टर्ड है और जो चना है यहां पर इनके सरसों और चने का 225 के करीब इंक्रीज किया गया है। जवार का 75 के करीब, और इसी के साथ में यहां पर ये सनफ्लावर यानी कि एक तरीके से यहां पर जो ये बेसिकली फसल होती है इसके बारे में बात करें तो इसका 112 के करीब यहां पर इंक्रीज किया गया है। तो ये जो स्वामीनाथन कमीशन बनाया गया था उसकी रिकमेंडेशन के बेस पर चीजें देखने को मिली है। और इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखिएगा, रबी क्रॉप के लिए यहां पर ये चीजें सारी निकलकर सामने आ रही हैं। जिस किसी को इन सब चीजों में कंफ्यूजन होता है, एक बार मैं आप लोगों को छोटा सा ओवरव्यू दे देता हूं। रबी, खरीफ और जायद ये क्रॉप पैटर्न हमारी कंट्री में नॉर्मली फॉलो किया जाता है। सबसे पहले तो जो रबी क्रॉप है यहां पर ये आफ्टर मॉनसून यहां पर ये बेसिकली जो क्रॉप है ये उगाई जाती है हमारी कंट्री में। यानी कहने का मतलब यहां पर ये जो क्रॉप है यहां पर ये जो बोई जाती हैं तो इस टाइम पर बोई जाती हैं। पर्टिकुलर टाइम पीरियड में आप लोगों को बता देता हूं कि बोने का और काटने का कब है। जो क्रॉप यहां पर बोई जाती है अक्टूबर दिसंबर में बोई जाती है, और जो काटी जाती है क्रॉप यहां पर अप्रैल से लेकर जून में काटी जाती है। तो यहां पर जो क्रॉप पैटर्न अभी हमारी कंट्री का गया है उसके बारे में यहां पर ये बात की जा रही है। तो कई सारी फसल आप लोग यहां पर देखने को मिलेगी, जैसे वीट हो गया, ऑयल सीड हो गया, ये सारी चीजें। ठीक है, तो कोल्ड क्लाइमेट टेम्परेचर यहां पर रिक्वायरमेंट होता है। खरीफ क्रॉप के बारे में बात करें तो यहां पर जो बिगिनिंग होती है मॉनसून की, तो आप लोगों को देखने को मिलेगा यानी कि जैसे यहां पर ये कटती है, सॉरी एक मिनट, हाँ, जैसे यहां पर ये कटती है वैसे यहां पर ये फसल बो दी जाती है। यानी कि जून और जुलाई के महीने में यहां पर ये आप लोगों को देखने को मिलेगी। इसका कटाई का सीजन चलता है, इसका यहां पर ये बोने का यानी कि जो लगाने का सीजन चलता है। तो यहां पर हार्वेस्टिंग जो सीजन है बिटवीन सितंबर टू अक्टूबर आप लोगों को इसका देखने को मिलेगा। इसी के साथ में जायद जो होती है वो मार्च से लेकर जून के बीच में देखने को मिलती है। यानी कि रबी और खरीफ के बीच में आप लोगों को जायद फसल यहां पर नॉर्मली नजर आती है, और हार्वेस्ट किए जाते हैं यहां पर जून से जुलाई के महीने में। तो ये कई सारी फसलें जो पूछ ली जाती है, कौन सी रबी है, कौन सी खरीफ
लीप है और कौन सी जायद फसल है, तो इसके बारे में हल्का सा आइडिया आप लोग रख सकते हैं। इसका पूरी पीपीटी का एक स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा, या फिर टेलीग्राम पर भी मैं इसको डाल दूंगा, तो वहां से जाकर आप लोग इसको देख लीजिएगा। तो सारी चीजें एक जगह इकट्ठी आप लोग को मिल जाएगी, ठीक है। तो पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, ये कई सारे ऐसे राज्य हैं जहां पर ये सारी फसलें उगाई जाती हैं। तो कॉमन भी राज्य कई सारे आप लोगों को देखने को मिलेंगे। आप लोगों का कौन सा राज्य है और वहां पर कौन सी फसल उगाई जाती है, अगर स्टेट के पब्लिक सर्विस कमीशन की आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो इन चीजों के बारे में आप लोगों को जरूर पता होना चाहिए। डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछ ले जाते हैं, और अगर इंटरव्यू में आप लोग बताएंगे कि आप लोग के फादर जो है वो किसान है, फार्मर है, तो आप लोगों के लिए और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं। नेक्स्ट जो इंपोर्टेंट न्यूज है, कई दिनों से आप लोगों को देखने को मिल रहा है, हमारी कंट्री में जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, 8 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो थे राज्यसभा के, उनको सस्पेंड कर दिया गया है उनके अनरूली यानी कि उपद्रवी बिहेवियर की वजह से। यानी कि उनका जो बिहेवियर था यहां पर वो पसंद नहीं आया, इसलिए इनको सस्पेंड कर दिया गया है। तो यहां पर जो सस्पेंड किया गया है 8 मेंबर को, ये डे आफ्टर जो अपर हाउस है वो विटनेस किया एक मैसिव अनरूली बिहेवियर, तो उसके चलते फिर यहां पर बेसिकली जो 2 बिल पास किए जा रहे थे उसके चलते ये अपोज कर रहे थे। उस टाइम पर यहां पर ये ऐसा बिहेवियर देखने को मिला, इनको सस्पेंड कर दिया गया। स्पीकर जो है लोकसभा का और चेयरमैन जो है राज्यसभा का, उसके हाथ में पावर होती है यहां पर रूल नंबर 255 के हिसाब से, ताकि वो यहां पर प्रॉपर वे में बिहेवियर मेंटेन रख सकें और यहां पर जो पार्लियामेंट है उसका काम प्रॉपर वे में चलता रहे। यानी कि एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि यहां पर प्रॉपर एरिया में अगर पार्लियामेंट का काम चलाना है तो यहां पर ये रूल बेसिकली यहां पर ये सर्विस प्रोवाइड कराते हैं कि हां इस तरीके से आप लोग इसको मेंटेन रख सकते हैं। पर लेकिन एक इंपॉर्टेंट फैक्ट जिसके बारे में पास्ट में भी कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, वो है यहां पर स्पीकर और राज्यसभा की पावर के बारे में। मेंटेन रखना तो दोनों का काम है कि हाँ भैया अच्छा माहौल बनना चाहिए वहां पर, तभी लो पास किया जाएगा। पर लेकिन जब बात करते हैं डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में, सस्पेंड करने के मेंबर को सस्पेंड करने के बारे में, तो यहां पर स्पीकर जो है वो सस्पेंड कर सकता है, राज्यसभा का चेयरमैन जो है उसके हाथ में पावर नहीं है सस्पेंड करने की। यानी कि उसके लिए यहां पर एक मोशन लानी पड़ती है जिसको यहां पर सस्पेंड करने के लिए मेंबर को डायरेक्ट पावर नहीं है जैसे स्पीकर के हाथ में होती है। तो ये माइंड में अगर कंफ्यूजन आप लोग के हो तो ये कंफ्यूजन आप लोग दूर कर लीजिएगा, क्योंकि अभी रिसेंटली इनको सस्पेंड किया गया, तो आगे एग्जाम में आप लोग क्वेश्चन इस पर्टिकुलर एरिया से पूछे जा सकते हैं। तो माइंड में अगर क्लैरिटी आप लोगों के रहेगी तो फिर कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा। नेक्स्ट जो यहां पर न्यूज है, ये इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में भी आप लोग इसको मेंशन कर सकते हैं, क्योंकि बात की जा रही है 2 कंट्री के बारे में। एक साइड में है इंडिया और दूसरा साइड है यहां पर मालदीव। तो हमारी कंट्री में जो शिपिंग मिनिस्ट्री है उसके साथ में मिलकर मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड सिविल एविएशन जो मालदीव की है, दोनों के द्वारा यहां पर डायरेक्ट कार्गो फेरी सर्विस स्टार्ट की जा रही है इंडिया और मालदीव के बीच में। यानी कि इंडिया और मालदीव के बीच में जो बेसिकली सामान को लाने और ले जाने की सर्विस यहां पर स्टार्ट की जाएगी। तो हमारी कंट्री की जो मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग है और मालदीव की जो ट्रांसपोर्ट एंड सिविल एविएशन मिनिस्ट्री है वो दोनों मिलकर यहां पर काम कर रही है। तो सबसे पहले तो ये फर्स्ट टाइम कोई ऐसी चीजें यहां पर देखने को मिल रही है जिसमें यहां पर हम लोग चीजों को स्टार्ट कर रहे हैं। तो टुटुकेरिन कोच्चि से चलेगा हमारी कंट्री में, यानी कि कोच्चि यानी कि केरला से स्टार्ट होगा हमारी कंट्री में और यहां पर मालदीव में पहुंचेगा। तो मालदीव में कहां तक पहुंचेगा, ये माले पोर्ट तक पहुंचेगा और नॉर्थ मालदीव में यहां पर बेसिकली कुल हुफुसी ये पोर्ट है, यहां पर इसका जो नाम है बेसिकली अगर गलत प्रोनाउंस किया हो तो उसके लिए सॉरी। तो यहां पर ये एक पोर्ट है मालदीव के अंदर में, तो यहां तक ये चीजें पहुंचेगी, नॉर्थ मालदीव के होते हुए ये माले तक पहुंचेगी। अगर मैं आप लोगों को एक बार मैप में दिखा दूं तो आप लोग थोड़ा सा और अच्छे से क्लैरिटी यहां पर आ पाएगी। अगर यहां पर थोड़ा सा आप लोग देखिए, हमारी प्यारी कंट्री ऊपर हो गई यहां पर, ठीक है, ये अपनी प्यारी कंट्री होगी, तो नीचे इंडियन ओशन में ही आप लोगों को इक्वेटर के जस्ट ऊपर यहां पर आप लोगों को मालदीव नजर आएगा। अगर जूम करके देखेंगे तो आप लोग यहां पर मालदीव को देख पाएंगे। तो इंडियन ओशन में ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि प्रॉपर एक माहौल बना रहे। तो इसी के चलते यहां पर अगर हम लोग इनकी सर्विस हेल्प प्रोवाइड नहीं कराएंगे तो कल को चाइना अगर प्रोवाइड कराएगा, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जो भी पड़ोसी देश है उनके साथ में हम लोग अच्छे रिलेशन मेंटेन रखें। तो कहां से स्टार्ट होगा, ये कोच्चि से स्टार्ट होगा, यहां पर आप लोग इसको देख सकते हैं। तो कोच्चि से स्टार्ट होगा और यहां पर और ये मालदीव के अंदर आप लोगों को जाता हुआ नजर आएगा, ठीक है। तो यहां पर बेसिकली ये नीचे अभी हम लोग देख रहे थे, तो मालदीव तक यहां पर आप लोगों को ये चीजें जो है बेसिकली जाता हुआ नजर आएगा, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोग आइडिया रखिएगा, क्वेश्चन अगर एग्जाम में बने तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया यहां पर मालदीव, ओके। तो इसके बारे में यहां पर बात की जा रही थी। तो यहां पर इसके बारे में क्या क्या बात की जा रही है थोड़ा सा और समझ लेते हैं। ये फेरी सर्विस जो है शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के थ्रू ट्वाइस ए मंथ, यानी कि मंथ में 2 बार आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो जिसके चलते यहां पर जो डायरेक्ट और ऑल्टरनेटिव मीन के थ्रू ट्रांसपोर्ट जो है इंडिया और मालदीव के थ्रू यहां पर नजर आएगा। डायरेक्ट कार्गो सर्विस जो है जिसमें सीमेंट वगैरह और भी कई सारे डायरेक्ट कार्गो सर्विस जो है, सॉरी सीमेंट नहीं मतलब कई सारी चीजें देखने को मिलेंगी यहां पर। तो इसके चलते यहां पर जो दोनों की जो टाइज हैं उनको मजबूत किया जाएगा और लोगों से लोगों का जो कॉन्टैक्ट है वो भी यहां पर बढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो ये कार्गो में कुछ भी सामान यहां पर जा सकता है जो भी रिक्वायरमेंट का है, ठीक है। तो ऐसा आप लोग यहां पर बोल सकते हैं। तो इंडिया और मालदीव के बारे में हम लोगों ने बात की, आइए अब आगे चलते हैं।
नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट न्यूज यहां पर निकल कर आ रही है, ये आ रही है पर्टिकुलर एक बिल के बारे में, ठीक है। जो पर्टिकुलर बिल है हमारी कंट्री में राज्यसभा में और लोकसभा में पास किया गया है। तो लोकसभा के द्वारा पास किया गया इंडियन मेडिसिन सेंट्रल काउंसिल अमेंडमेंट बिल 2020 और राज्यसभा में ये 18 को ही पास कर दिया गया था। तो ये जो बिल है हमारी कंट्री में, ये इंडियन मेडिसिन सेंट्रल काउंसिल अमेंडमेंट बिल 2020, ये बेसिकली चेंज करेगा इंडियन मेडिकल, ये है यहां पर सेंट्रल काउंसिल एक्ट 1970, ठीक है। तो 2020 का बिल 1970 को रिप्लेस करेगा। हमारी कंट्री में जो मेडिसिन सिस्टम है उसको यहां पर सुधारने की कोशिश इसके द्वारा की जा रही है। सेंट्रल काउंसिल जो है वो रेगुलेट करेगी एजुकेशन और प्रैक्टिस को इंडियन मेडिसिन सिस्टम के तहत, जिसमें आयुर्वेदा, योगा और नेचुरोपैथी वगैरह आप लोगों को देखने को मिलती है। सेंट्रल काउंसिल जो है वो यहां पर बेसिकली सेंट्रल काउंसिल जो है वो सस्पेंड रहेगी अप्रैल दिस ईयर से लेके काउंसिल जब तक रिकंस्ट्रक्ट की जाती है विद इन 1 ईयर, यानी कि नई काउंसिल जब तक बनाई जाती है। इंटरिम पीरियड जो है सेंट्रल गवर्नमेंट यहां पर कॉन्स्टिट्यूट करेगी एक बोर्ड, ताकि इसको गवर्न किया जा सके। तब तक नई जो व्यवस्था है वो पावर में आती है और 10 मेंबर आप लोग यहां पर देखने को मिलेंगे। तो बेसिक पर्पज क्या है? बेसिक पर्पज यहां पर ये कि आयुर्वेदा, योगा, मेडिसिन जो है बेसिकली नेचुरोपैथी, इनको भी पार्ट बनाए जा सके मेडिसिन सिस्टम का। नॉर्मली आप लोगों को देखने को मिलता है हम लोग हेलोपैथी के ऊपर काफी ज्यादा फोकस देकर चलते हैं या फिर होम्योपैथी के ऊपर दे लेते हैं फोकस, पर लेकिन आयुर्वेदा जो हो गया, योगा हो गया, नेचुरोपैथी हो गया, इनको हम लोग एक्सक्लूड करके रखते हैं नॉर्मली। तो इसको भी हम लोग पार्ट बना सके अपनी लाइफ का, तो इसलिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादा जरूरी है। इसी को सपोर्ट करने की बात यहां पर की जा रही है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं। आइए आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो न्यूज है यहां पर, ये भी पर्टिकुलर एक इसी के बारे में है बात की जा रही है। लोकसभा के द्वारा यहां पर होम्योपैथी सेंट्रल काउंसिल अमेंडमेंट बिल लाया गया 2020, राज्यसभा के अंदर इसको पास कर दिया गया था ऑलरेडी। तो होम्योपैथी सेंट्रल काउंसिल अमेंडमेंट बिल जो है ये होम्योपैथी सेंट्रल काउंसिल एक्ट 1973 को रिप्लेस करने वाला है। तो बिल जो है होम्योपैथी सेंट्रल काउंसिल अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस जो हमारी कंट्री में लाया गया था उस अप्रैल के महीने में, तो उसको भी यहां पर रिप्लेस करेगा। यानी कि ऑलरेडी आप लोगों को पता है यहां पर हमारी कंट्री में एक ऑर्डिनेंस लाया गया था, जिसके चलते यहां पर इसको इंप्लीमेंट किया गया था। अब ऑर्डिनेंस खत्म हो जाएगा तो बिल आ जाएगा और बिल के थ्रू यहां पर फिर एक्ट बन जाएगा, तो इसके थ्रू यहां पर फिर काम होगा। तो 1973 में यहां पर जो पीरियड है सस्पेंशन का, जो सेंट्रल काउंसिल का, ये 2 ईयर से बढ़ाकर 3 ईयर यहां पर कर दिया गया है, ठीक है। जो कि बेसिकली अगर यहां पर सस्पेंशन करना है सेंट्रल काउंसिल, तो यहां पर ये भी एक चेंज इसके अंदर लाया गया है। बेसिक पर्पज ये है कि एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं अगर कोई ऐसा बिल लाया जाता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट ये कोशिश करती है कि अपने कंट्रोल में चीजें रहे। अगर वो पॉलिसीज कोई भी इंप्लीमेंट करना चाहती है तो आसानी से उसको इंप्लीमेंट कर सके बिना कोई आनाकानी के। तो इसलिए यहां पर इस तरीके की एक्टिविटी कई बार आप लोगों को देखने को मिलती है। नेक्स्ट जो यहां पर नेक्स्ट जो यहां पर आप लोगों के सामने न्यूज है, ये लोकसभा के बारे में बात की जा रही है। तो लोकसभा के द्वारा पास किया गया टैक्सेशन एंड अदर लॉ रिलैक्सेशन एंड अमेंडमेंट सर्टेन प्रोविजन बिल 2020, ठीक है। तो ये बेसिकली क्यों हमारी कंट्री में ये इस तरीके के जो बिल अभी लाए जा रहे हैं, आप लोगों को पता है काफी ज्यादा प्रॉब्लम देखने को मिल रही है हमारी कंट्री में इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ से, तो थोड़ा सा इंप्रूव किया जा सके सिचुएशन को, ये बेसिक फंडा है। प्रोवाइड कराने के लिए रिलैक्सेशन, खासकर जो भी यहां पर आज के डेट में जो खासकर अगर बात करें जिनके ऊपर पेनल्टी लगी हुई है या फिर कोई स्पेसिफिक लॉ के तहत यहां पर जो चीजें चल रही हैं उसके तहत अगर कोई कंप्लेंट्स है तो उसको कंट्रोल करने की कोशिश की जाएगी, उसको सोल्व करने की कोशिश की जाएगी। आप लोगों को याद होगा मैंने बजट का एक लेक्चर आप लोगों के लिए था, उसमें मैंने आप लोगों को यहां पर बात की थी उस टाइम पर। ये बेसिकली जो स्कीम थी यहां पर, ये था विवाद से विश्वास तक, यानी कि जो लड़ाई है उसको चेंज कर एक तरीका विश्वास लेकर आना है। यानी कि जिनके द्वारा टैक्स की चोरी की गई है उनको एक टाइम ड्यूरेशन दिया गया था कि आप लोग इस टाइम ड्यूरेशन तक अपना टैक्स जो है वो एक तरीके से भर सकते हैं ताकि आप लोगों के ऊपर कोई केस न चले। तो लॉ जो है इंक्लूड किए जा रहे हैं इनकम टैक्स एक्ट 1961, इसी के साथ में यहां पर फाइनेंस एक्ट और इसी के साथ में सेंट्रल एक्साइज एक्ट 1944, कस्टम एक्ट 1962, प्रोहिबिशन ऑफ बेनामी प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन एक्ट 1988। बेनामी प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, कई बार लोग जो इतना काला धन कमाते हैं, इतना उल्टा सीधा पैसा कमाते हैं कि कुत्तों के नाम भी अपनी प्रॉपर्टी का नाम रख देते हैं कि हाँ मेरा ये कुत्ता है, इसके नाम ये प्रॉपर्टी चढ़ा देते हैं, ठीक है। तो कई बार ऐसी हरकतें देखने को मिलती है, कहीं नौकर के नाम चढ़ा दिया, कहीं यारों दोस्तों रिश्तेदारों के नाम चढ़ा दिया, तो एक तरीके से कई सारी ऐसी प्रॉपर्टी देखने को मिलती है। तो इसको भी कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है। तो जो ये टैक्स चोरी करते हैं उसको कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है, इनडायरेक्ट वे में आप लोग ये बोल सकते हैं। तो यहां पर फिलहाल अभी यहां पर एक स्कीम लाई गई थी हमारी कंट्री में बजट में, विवाद से विश्वास तक, यानी कि एक तरीके से पहले विवाद सा अब विश्वास लाया जा रहा है, ठीक है। तो इसके तहत जो डायरेक्ट टैक्स होता है उसको भरने की बात यहां पर की जा रही थी। 2 स्कीम है जिसके बारे में कंफ्यूजन देकर आप लोग एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। विवाद से विश्वास तक यहां पर ये डायरेक्ट बात की जा रही है, यानी कि याद रखिएगा वी से वी, ठीक है, विवाद से विश्वास, डायरेक्ट बात चल रही है, ठीक है। अब अगर यहां पर बात करें, अगर बात की जाए यहां पर ये
किसे, सबका विश्वास स्कीम, तो यहां पर S to S इनडायरेक्ट वे में ऊपर को जाना पड़ेगा, ठीक है। विवाद से विश्वास तक डायरेक्ट, और यहां पर सबका विकास स्कीम इनडायरेक्ट। तो यानी कहने का मतलब ये विवाद से विश्वास तक की जो स्कीम है वो डायरेक्ट टैक्स के लिए थी, और सबका विकास स्कीम जो थी, ठीक है, सबका सॉरी विश्वास स्कीम, विकास नहीं विश्वास, विकास कहां से आया था क्या, सबका विश्वास जो स्कीम थी यहां पर ये थी इनडायरेक्ट टैक्स के लिए, ठीक है। तो इसके चलते यहां पर जो भी यहां पर पेंडिंग पड़ी हुई टैक्स उनको कंप्लीट करने की कोशिश इन स्कीम के थ्रू यहां पर की जा रही थी। तो प्रपोज अमेंडमेंट जो है यहां पर ये प्रोवाइड करेंगे, जो डोनेशन अभी यहां पर लाए गए हैं पीएम केयर के तहत यहां पर, तो उसके चलते 100% एक तरीके से टैक्स में छूट मिलेगी अगर कोई इसके तहत अपना पैसा यहां पर डालता है तो, ठीक है। तो एक तरीके से 100% डिडक्शन इन टैक्सेबल इनकम, यानी कि अगर आप लोगों ने यहां पर 50,000 रुपए दिए हैं तो आप लोगों की जो टैक्स लगेगा इनकम के ऊपर, अब वो टैक्स आप लोगों का काउंट नहीं होगा, 50,000 रुपए यहां पर विदा टैक्स के यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो ये यहां पर एक तरीके से कई सारे चेंज लाने के लिए यहां पर ये स्कीम आप लोगों के सामने, तो कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों को इस माइंड में इससे रिलेटेड नहीं होना चाहिए, ओके। दो तरीके के अगर आप लोग ऑफेंस देखिए, एक तो होता है क्रिमिनल और एक होता है सिविल ऑफेंस। क्रिमिनल ऑफेंस क्या होता है, नॉर्मली किसी इंसान की मर्डर कर दी या किसी के मतलब किसी को चोट पहुंचा दी, एक्सीडेंट कर दिया, तो एक तरीके से क्रिमिनल ऑफेंस में यहां पर आया, किसी को गोली मार दी तो क्रिमिनल कैटेगरी में आ गया। पर लेकिन अगर कोई नॉर्मल तरीके से अगर कोई देखे, कुछ जैसे कंपनी से रिलेटेड लॉ होते हैं, अगर बात करें शादी विवाह जैसे डाइवोर्स वाली चीजें आ जाती हैं, तो ये क्या होते हैं, ये सिविल एक्ट के अंदर आते हैं, शादी विवाह से रिलेटेड जो चीजें आती हैं, ठीक है। तो इसी के चलते अभी हमारी कंट्री में लोकसभा में एक कंपनी अमेंडमेंट बिल पास किया गया 2020, जिसके तहत डीक्रिमिनलाइज किया जाएगा अगर टेक्निकल और जो फीलिंग रिलेटेड कॉर्पोरेट ऑफेंस होते हैं, यानी कि एक तरीके से कॉर्पोरेट सेक्टर में अगर कोई ऑफेंस होते हैं टेक्निकल, या फिर एक तरीके से जो फाइलिंग रिलेटेड, जो बेसिकली ये यानी जब फाइल में इधर उधर कोई गड़बड़ी कर दी, वो इस तरीके जो ऑफेंस होते हैं अभी क्रिमिनल कैटेगरी में उनको रखा जाता है। तो क्रिमिनल कैटेगरी से उनको डीक्रिमिनलाइज करने की बात की जा रही है, क्योंकि हमारी कंट्री में इससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी आएगा, और काफी सारे लोग जो थे इन्वेस्टमेंट करने से पहले सोचते थे अगर कुछ ऐसी उल्टी सीधी हरकतें होती हैं तो क्रिमिनल चार्ज उनके ऊपर लगेगा। तो डायरेक्ट एक तरीके से जो यहां पर इंडियन कंपनी है, फॉरेन स्टॉक एक्सचेंज, या फिर इसी तरीके से जो यहां पर बात की जा रही है क्रिमिनल प्रोविजन ऐड किए जा रहे थे कंपनी एक्ट के तहत, अगर कोई वॉयलेट करता है कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी रूल, यानी कि आप लोग समझने की कोशिश कीजिए, यहां पर समझाता हूं। जैसे कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, यानी कि आप लोगों की कंपनी है और आप लोगों की कंपनी है, आप लोगों को क्या करना है, आसपास वाले एरिया में कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी के तहत कोई वेलफेयर स्कीम चलानी है। मतलब क्या है, मतलब ये आप लोगों ने मान लीजिए कोई फैक्ट्री लगा रखी है, उस फैक्ट्री को आप लोगों को पानी भी चाहिए, अच्छा खासा पोल्यूशन आप लोगों की फैक्ट्री कर रही है, ठीक है, पॉलिथीन प्रोड्यूस कर रही है, तो उस एरिया को नुकसान पहुंचा रही है इनडायरेक्ट वे में, ऐसा बोल सकते हैं। तो आप लोगों की कंपनी की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस एरिया में कुछ अच्छा काम भी करे। तो कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब यही है कि आप लोग जो फायदा यहां पर उठा रहे हैं नेचुरल रिसोर्सेज का उस पर्टिकुलर एरिया में, तो उस एरिया में थोड़ा सा कुछ इन्वेस्टमेंट भी करें, कुछ ऐसा जो कि यहां पर सोसाइटी को फायदेमंद देखने को मिले। अब होता क्या है, नॉर्मली कई बार इसमें भी हेराफेरी करने की कोशिश करते हैं कंपनी वाले, तो इसको क्रिमिनल कैटेगरी में रखा गया। अगर कोई कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी के तहत कोई उल्टी सीधी एक्टिविटी करता है तो इसको डीक्रिमिनलाइज करने की बात की जा रही है, क्योंकि क्रिमिनल एक्टिविटी में रखा जा रहा है, तो ये सही तरीका नहीं है। हालांकि अगर देखा जाए तो इसके चक्कर में कम से कम ऐसा तो होता है कि काम करते हैं वरना फिर काम भी नहीं करेंगे, पर फिर भी क्रिमिनल कैटेगरी में रखना ये सही नहीं था, जिसके चलते कई सारी जो कंपनीज थी वो यहां पर सदमे में आ जाती थी। तो 48 सेक्शन ऑफ कंपनी एक्ट जो 2013 का था यहां पर, वो अमेंड किया जा रहा है और डीक्रिमिनलाइज किया जा रहा है कई सारे जो ऑफेंस थे अब तक यहां पर जिनको क्रिमिनल की कैटेगरी में रखा गया था, ठीक है। इसी के साथ में कोई रिलैक्सेशन नहीं दी गई है अगर सीरियस ऑफेंस कोई होते हैं, जैसे फ्रॉड कोई करता है, कोई ऐसी एक्टिविटी करता है, किसी को इंजरी पहुंचाता है कोई ऐसी, या फिर डिसीट वाली कोई एक्टिविटी यहां पर करते हैं, यानी कि ऐसा नहीं कि सबको ही डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया, कुछ को डीक्रिमिनलाइज किया गया जो कि क्रिमिनल कैटेगरी में रखने के लायक नहीं थे। इसी के साथ में एक न्यू चैप्टर जो यहां पर ऐड किया जा रहा है, ये फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड। तो यानी कि जो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि फार्मर अगर कोई प्रोड्यूस करता है और उसको फिर प्रोसेसिंग करने के लिए कोई ऑर्गेनाइजेशन यहां पर होती है, तो उसको देखने के लिए कोई ऑर्गेनाइजेशन है, तो यहां पर फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन वो होती है बेसिकली, तो उसको भी यहां पर एक नया चैप्टर ऐड किया गया है। 17 प्रोविजन जो है कंपनी एक्ट 13 के जो यहां पर हमारी कंट्री में भी देखने को मिलते हैं, वो ईज किए जाएंगे और यूजर फ्रेंडली बनाए जाएंगे, ताकि यहां पर आसानी से लोग जो है यहां पर इसमें कोई भी एक्ट करने से पहले इस तरीके से उनको सदमा न लगे कि हाँ ऐसा भी कुछ हो सकता है, ठीक है। तो ये काफी अच्छा एक तरीका बोल सकते हैं सिचुएशन को नॉर्मलाइज करने का। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये कई बार एग्जाम में आप लोगों से, मतलब आगे भी एग्जाम में आप लोगों से यहां पर पूछा जा सकता है, और ये फिलहाल जो अभी एक दो एग्जाम हालांकि हुए नहीं है, पर लेकिन फिर भी आप लोगों को ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, आगे ये एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं ऐसे नॉर्मली, ठीक है। अगर आप लोग बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं तो वहां पर भी क्वेश्चन बन सकते हैं, और वैसे भी जैसे आप लोग देखते हैं जैसे ईपीएफओ का पेपर हो गया, फिर कोई दूसरे पेपर हो गया, या फिर यूपीएससी भी डायरेक्ट पूछ लेगी कि SPICE+
पोर्टल किस पर्टिकुलर मिनिस्ट्री का है और किससे रिलेटेड है यहाँ पर ये, ठीक है। तो इसके बारे में याद रखिए। तो यहाँ पर यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फॉर फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट अफेयर के द्वारा इन्फॉर्म किया गया लोकसभा में SPICE पोर्टल के बारे में। तो ये जो इफेक्टिव जो यहाँ पर बेसिकली आप लोगों को देखने को मिल रहा है 23 फरवरी 2020 से ये देखने को मिल रहा है। और इसका बेसिक फायदा क्या होता है, ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में काम करता है। तो इंडिया ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में कहीं ना कहीं बढ़ोतरी करने का काम करते हैं। बेसिकली वेब फॉर्म जो है ऑफर करते हैं यहाँ पर ये 10 सर्विसेज। नॉर्मली ये 10 सर्विस के नाम दे रखे हैं, रिजर्वेशन से रिलेटेड या फिर इनकॉर्पोरेट करने की बात की जा रही है, डायरेक्ट आइडेंटिफिकेशन नंबर, ठीक है। इसी के साथ में यहाँ पर जो पैन कार्ड के बारे में बात की जा रही है, पैन से रिलेटेड इशू, या फिर मैंडेटरी है यहाँ पर 10 से रिलेटेड बात की जा रही है, टैक्स डिडक्शन अकाउंट नंबर और टैक्स कलेक्शन अकाउंट नंबर, ठीक है। EPFO के बारे में बात की जाए, एम्प्लॉयमेंट जो बेसिकली प्रोविडेंट फंड जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसी के साथ में ESI यानी कि एम्प्लॉई स्टेट इंश्योरेंस के बारे में बात की जा रही है। ये सारी जो चीजें हैं यहाँ पर मैंडेटरी है, प्रोफेशनल टैक्स रजिस्ट्रेशन, नेक्स्ट यहाँ पर मैंडेटरी ओपन बैंक अकाउंट फॉर कंपनी, नेक्स्ट यहाँ पर GSTN नेटवर्क के बारे में बात की जा रही है। तो ये सारी जो चीजें हैं यहाँ पर, ये सारी एक तरीके से अलग अलग देखने को मिलती थी, इसको यहाँ पर इस पर्टिकुलर सर्विस के थ्रू इंक्लूड कर दिया गया, यानी कि इकट्ठी एक जगह देखने को मिल जाएगी। तो एक तरीका पोर्टल है, एक तरीके की वेबसाइट है जहां पर कई सारी सर्विस एक जगह इकट्ठी आप लोगों को देखने को मिल जाती है। तो सीधा सीधा मतलब हो गया कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में ये सपोर्ट यहां पर कर रहा है। तो 3 सेंट्रल जो मिनिस्ट्री है हमारी कंट्री में, जो बेसिकली गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री है, यहां पर ये है मिनिस्ट्री एंड डिपार्टमेंट, जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू फाइनेंस मिनिस्ट्री का। तो ये तीनों मिलकर यहां पर इससे रिलेटेड यहां पर कनेक्टेड हैं। तो 3 मिनिस्ट्री यहां पर इसके साथ मिलकर काम कर रही हैं। वैसे ये बेसिकली जो काम है ये है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट अफेयर का, ठीक है। एक स्टेट है महाराष्ट्र भी, और वेरियस बैंक आप लोग यहां पर देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा। इसी के साथ में यहां पर टाइम और कॉस्ट जो है वो काफी कम हो जाएगा अगर इसके थ्रू काम किया जाता है। ये SPICE का मतलब है सिंप्लीफाई, इसका मतलब लिखा गया है सिंप्लीफाई परफॉर्मा फॉर इनकॉर्पोरेटिंग कंपनी इलेक्ट्रॉनिकली प्लस, ठीक है। तो ये बेसिकली यहां पर इसका नाम रखा गया है, ओके। तो ये रिसेंटली अभी न्यूज में है। तो इसके बारे में क्वेश्चन आप लोगों से बने तो कंफ्यूजन में मत आना कि क्या पूछ लिया गया है, माइंड में क्लैरिटी होनी चाहिए, ओके। नेक्स्ट जो न्यूज है यहाँ पर ये निकल कर आ रही है जम्मू एंड कश्मीर से रिलेटेड। तो जम्मू एंड कश्मीर के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है LG मनोज, जिनका नाम है यहाँ पर मनोज सिन्हा, तो यहाँ पर इनके द्वारा लॉन्च किया गया जम्मू एंड कश्मीर इंटीग्रेटेड ग्रीवेंस रिड्रेसल एंड मॉनिटरिंग सिस्टम। देखिए ग्रीवेंस, अगर इनकी कोई यहाँ पर लगता है कि इनको यहाँ पर प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, इनकी कोई चिंताएं हैं, उनको रिड्रेस यानी कि सॉल्यूशन निकालना है और इनकी चिंताओं को मॉनिटर करना है ताकि फ्यूचर में न देखने को मिले। तो GRM सिस्टम आप लोग बोल सकते हैं, ग्रीवेंस रिड्रेसल एंड मॉनिटरिंग सिस्टम। तो यहाँ पर GRAM ये यहाँ पर JNK का इंटीग्रेटेड सिस्टम है यहाँ पर, जो कि एक इंटरफेस क्रिएट करेगा पब्लिक और इसी के साथ में जैसे उसको फोकस दिया जाएगा उनकी ग्रीवेंस के बीच में, यानी कि एक तरीके का यहाँ पर अगर कोई इनको प्रॉब्लम होती है तो उसका सॉल्यूशन करने की कोशिश की जाएगी। ये सिस्टम अभी लॉन्च किया गया पायलट बेसिस पर 3 डिस्ट्रिक्ट के अंदर, जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू, श्रीनगर और इसी के साथ में ये रायसी, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर 3 डिस्ट्रिक्ट है जहां पर ये इनरोल किया गया, अभी यहां पर एक तरीके से पायलट बेस पर इसको देखा गया है। आगे आने वाले टाइम में 2 अक्टूबर तक बोला जा रहा है कि ये पूरे एरिया में इसको कंप्लीटली प्रॉपर वे में इंप्लीमेंट किया जाएगा, ठीक है। अभी बेसिकली 3 डिस्ट्रिक्ट में इसको देखा जा रहा है। तो अगर बात करें यहाँ पर मिनट बाय मिनट जो स्टेटस अपडेट है यहाँ पर ग्रीवेंस पोर्टल के बारे में, तो आप लोगों को देखने को मिलेगा काफी अच्छे से यहाँ पर अपडेट निकल कर आएंगी और एक्शन भी लिया जाएगा। अगर कोई एक्शन में कोई डिले लिया जाता है, मान लीजिए अगर कोई एक्शन यहाँ पर लेना है उसमें डिले हो गया, तो उसके बारे में भी कुछ ना कुछ सोचा जाएगा। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और डिप्टी कमिश्नर जो है यहाँ पर बेसिकली ये यहाँ पर फोकस करेंगे, अगर कोई भी ऐसा केस आता है, अगर उसको कैसे एनालाइज करना है, मॉनिटर कैसे करना है, ठीक है। तो एक तरीके से रिसीविंग, डिस्पोजिंग और मॉनिटरिंग जो ग्रीवेंस है यहाँ पर, ये भी एक तरीके से प्राइमरी नोट जो है वो इनके हाथ में रहेगी। राउंड द क्लॉक यहाँ पर चीजें अवेलेबल रहेंगी। एप्लीकेशन जो OTP होता है, ठीक है, जैसे आप लोगों को पता है, आप लोग OTP जैसे ऐसे नहीं है कि आप लोग देखते हैं कि अगर कोई आप लोग रिचार्ज कर रहे हैं, फॉर्म भर रहे हैं तो OTP आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर जो OTP आता है तो उसके ऑथेंटिकेशन की भी बात की जाती है, 1 टाइम पासवर्ड आप लोग इसको बोलते हैं। तो ये भी यहाँ पर काम करेगा, फीडबैक भी देखने को मिलेगा, ठीक है। इसी के साथ में यहाँ पर जो बेसिकली ग्रीवेंस है वो आप लोग कॉल सेंटर के थ्रू, फोन कॉल के थ्रू 9 AM टू 5 PM, 9:30 टू 5:30 तक यहाँ पर ऑल डेज एक्सेप्ट संडे, यानी कि संडे को ऑफ रहेगा, बाकी सब दिन आप लोग यहाँ पर ग्रीवेंस अपनी बता सकते हैं। तो मोटे मोटे तौर पर बोलूं तो सॉल्यूशन करने की कोशिश की जा रही है, जो भी प्रॉब्लम फिलहाल देखने को मिल रही है यहाँ पर एक ऐसा सिस्टम जनता के साथ में कनेक्ट कर यहाँ पर ये स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा स्टार्ट किया जा रहा है, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट क्या बोलिए, बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट ही होगी, क्योंकि स्टेट में तो फिलहाल कोई गवर्नमेंट नहीं है, वहां तो सेंटर का ही काम चल रहा है और एक यूनियन टेरिटरी भी है यहाँ पर ये, ठीक है। तो यूनियन टेरिटरी का मतलब ही होता है कि यूनियन की टेरिटरी, यानी कि सेंटर की गवर्नमेंट, ठीक है। एक तरीके से ये याद रख सकते हैं आप लोग।
तो इंपॉर्टेंट चीज क्या है याद रखने वाले की है JNKIGRAMS, यानी कि इंटीग्रेटेड ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म या फिर मॉनिटरिंग। ठीक है, तो मैकेनिज्म या फिर मॉनिटरिंग आप लोग बोल सकते हैं, मॉनिटर किया जाएगा। आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट ये काफी इंपॉर्टेंट है, अगर आप लोग अपनी बॉडी को थोड़ा फिट रखना चाहते हैं तो पोषण अभियान जो है वो आप लोग की बॉडी का बेसिकली पार्ट बनना चाहिए आप लोग के जो शेड्यूल का। कहने का मतलब यहाँ क्या है, पोषण अभियान का मतलब क्या है यहाँ पर, इसका फुल फॉर्म है यहाँ पर PM ओवर रीचिंग स्कीम फॉर होलिस्टिक नरिशमेंट, यानी कि एक तरीके से पूरी बॉडी के नरिशमेंट की बात की जा रही है। मोटे मोटे तौर पर बोलूं तो एक बैलेंस डाइट के बारे में बात की जाती है। तो सही पोषण देश रोशन, ये बेसिकली इसका नारा है पोषण अभियान का। तो प्राइम मिनिस्टर ओवर रीचिंग स्कीम फॉर होलिस्टिक नरिशमेंट, तो ये होलिस्टिक न्यूट्रिशन, ठीक है, नरिशमेंट और न्यूट्रिशन भी आप लोग यहां पर यूज कर सकते हैं, दोनों वर्ड यहां पर यूज किए जाते हैं नॉर्मली। ठीक है, या तो नरिशमेंट या फिर न्यूट्रिशन। तो ये बेसिकली जो फंडा है कि किस तरीके से इसको लेकर चलना है, अगर हमारी कंट्री में हम लोग चीजों को सही तरीके से रख पाए, तो इसी के चलते हमारी कंट्री में 2018 में इसको लॉन्च किया गया था। 2018 में यहां पर लॉन्च किया गया था इसको, कहां से, राजस्थान के अंदर। राजस्थान में कहां से लॉन्च किया गया था, ये क्वेश्चन आप लोगों को बताना है, क्योंकि कई बार लोकल एरिया के बारे में पूछ लिया जाता है। नीति आयोग ने काफी बड़ा क्रिटिकल रोल प्ले किया है पोषण अभियान को सेव करने के लिए, कि हमारी कंट्री में जो नेशनल न्यूट्रिशन स्ट्रेटजी जो रिलीज की जाती है नीति आयोग के द्वारा, तो उसके द्वारा यहां पर इस पर्टिकुलर चीज पर फोकस दिया गया। आप लोग ये समझिए, अगर प्रॉपर वे में एक सही डाइट आप लोग ले रहे हैं और अपनी बॉडी को सही तरीके से आप लोग फॉलो करके चल रहे हैं, तो आप लोग ये समझिए कि सही चीजों का सॉल्यूशन आप लोग निकाल पाएंगे, यानी कि अपनी सही तरीके से आप लोग देखभाल कर पाएंगे। तो यही चीज आप लोग यहां पर देखने को मिलती है। तो यहां पर बात की जा रही है MOU के बारे में, यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो ये अभी देखने को मिली आयुष मिनिस्ट्री और इसी के साथ में मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के बीच में, ताकि जो माल न्यूट्रिशन यानी कि जो कुपोषण का शिकार है उसको कंट्रोल किया जा सके और पोषण अभियान का पार्ट इसको बनाया जा सके। पोषण अभियान जो है हमारी कंट्री में नेशनल न्यूट्रिशन मिशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फ्लैगशिप प्रोग्राम है। फ्लैगशिप प्रोग्राम क्या होता है, बेसिकली एक ऐसा प्रोग्राम जिसके अंदर कई सारे छोटे छोटे प्रोग्राम आ जाते हैं, यानी कि उस पर्टिकुलर चीज को प्रोटेक्ट करने के लिए, फिर सपोर्ट करने के लिए अंडर ये काम करते हैं यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के, ताकि इंप्रूव किया जा सके। जो चिल्ड्रन है, प्रेग्नेंट वुमेन है और लैक्टिंग मदर है, उनके ऊपर फोकस देकर चला जा सके। MOU जो है यहाँ पर ये एक तरीके से कोऑपरेशन करता है, इंक्लूडिंग यहाँ पर ये इंटीग्रेशन आयुष और इसी के साथ में पोषण अभियान, ठीक है, कंट्रोल करता है। यहां पर ये मेल नरिशमेंट अगर आप लोग बात करें, इसी के साथ में आयुर्वेदा, योगा और जो अदर स्कीम भी आप लोग यहां पर देखने को इससे रिलेटेड मिल जाती है, जो कि काम करते हैं कि हमारी कंट्री में इसको कैसे लेवल पर आगे लेकर चला जा सकता है। ठीक है, तो पोषण माह भी आप लोगों से मैं डिस्कस करता हूं, जब भी इंपॉर्टेंट डे के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं, तो पोषण माह के बारे में भी आप लोगों को पता होना चाहिए। ये पोषण माह सितंबर का जो माह होता है उसको आप लोग पोषण माह के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, तो ये है इसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन जो मुझे आप लोगों के साथ में शेयर करनी थी। तो कोई कंफ्यूजन माइंड में इससे रिलेटेड नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो यहाँ पर बात की जा रही है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। हमारी कंट्री के जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी उनके द्वारा लॉन्च किया गया यहाँ पर, ये है एज अप्रोप्रिएट फिटनेस प्रोटोकॉल। ठीक है, तो ये ओकेजन जो फिट इंडिया मूवमेंट हमारी कंट्री में लॉन्च किया गया था, तो उसके चलते यहाँ पर फिर से इसको एक तरीके से याद करने की कोशिश की जा रही है। फिट इंडिया मूवमेंट हमारी कंट्री में ये स्टार्ट किया गया था, इसमें बोला गया था कैसे इंसान जो है फिट रह सकते हैं। तो यहाँ पर बात की जा रही है यूथ मिनिस्ट्री और इसी के साथ में हेल्थ मिनिस्ट्री टुगेदर मिलकर यहाँ पर काम करेंगे। एज अप्रोप्रिएशन फिटनेस जो प्रोटोकॉल है यहाँ पर, ये 3 एज ग्रुप में आप लोगों को देखने को मिलता है, 5 से लेकर 18, 18 से लेकर 65 और 65 से ऊपर। तो ये एज ग्रुप इसमें डिवाइड किया गया है। और प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा एक मंत्र भी यहां पर दिया गया था कि फिटनेस का डोज, ठीक है, आधा घंटा रोज, यानी कि फिटनेस जो आप लोगों को अगर अच्छी चाहिए तो कम से कम आधा घंटा डेली आप लोग को अपनी बॉडी को देना है। ये यहां पर तभी आप लोग अपनी चीजों को सही रख पाएंगे। तो इसी के बारे में बात की जा रही है। तो योगा करना है, बैडमिंटन, टेनिस, फुटबॉल, कराटे, कबड्डी, ये सारी चीज जो भी आप लोगों को डेली लगे अच्छा आप लोग खेल सकते हैं। तो ये चीजें आप लोग अपने रूटीन का पार्ट बना लीजिए, तभी आप लोग अपनी लाइफ को सही तरीके से यूटिलाइज कर पाएंगे। नहीं तो काफी बड़ी प्रॉब्लम आप लोगों को लाइफ में देखने को मिलने वाली है। ठीक है, तो ये इनके द्वारा समझाया गया है कि प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना है, सॉल्यूशन ओरिएंटेड माइंड आप लोगों को रखना है। ठीक है, आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट यहां पर इसके बारे में कई बार आप लोगों से बात कर चुका हूं, फिर भी यहां पर एक बार हल्का सा एक नजर आप लोग इसके बारे में डाल लीजिए। बात की जा रही है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल, यानी कि फॉरेन से अगर कोई कंट्रीब्यूशन आता है तो उसको कैसे रेगुलेट करना है, उसके बारे में यहां पर बात की जाती है। यहां पर जो बात की जा रही है उसके बारे में आप लोग समझिए। तो यहां पर फोकस दिया रहा है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन अमेंडमेंट जो बिल है, यहां पर ये बेसिकली एक तरीके से जो फॉरेन से कंट्रीब्यूशन हमारी कंट्री में मिलता है किसी ऑर्गेनाइजेशन को, किसी एनजीओ को, तो उसको कैसे यूटिलाइज करना है। एवरी ईयर थाउजेंड्स ऑफ रुपीज हमारी कंट्री में ये इसके थ्रू ये पंप किए जाते हैं, पर लेकिन उसका ढंग से यूटिलाइजेशन हो रहा है या फिर नहीं, वो भी देखना होता है। तो इसी के चलते यहां पर जो बार कहता है, जो पब्लिक सर्वेंट है, एक बच्चा पूछ रहा था कि सर
मैं आगे चल के आईएएस ऑफिसर बनना चाहता हूं, तो क्या मैं भी कोई एनजीओ स्टार्ट कर सकता हूं? देखिए आप लोग नॉर्मली जो है इस चीज से अवॉइड कीजिए अभी यहां पर, जब आप लोग इस पर्टिकुलर एरिया में रहते हैं। जैसे आप लोग रिटायर हो जाते हैं उसके बाद में आप लोग इन सब चीजों को लेकर चल सकते हैं, क्योंकि बीइंग ए पब्लिक सर्वेंट आप लोग की एक अलग से रेस्पॉन्सिबिलिटी है, और बीइंग ए कनेक्टेड टू ए एनजीओ वो एक अलग रेस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। तो इसके चलते वो नहीं कहते हैं एक तरीके से कि कहीं ना कहीं एक इंटरेस्ट यहां पर एक इंसान का कहीं ना कहीं एक इंटरेस्ट आ जाता है बीच में, यानी कि वही बात हो गई कि अपने ही केस में कई बार जज बन जाना। अगर कल को आपकी एनजीओ में कोई प्रॉब्लम हो रखी है या कोई फंडिंग की बात आ रखी है, तो आप लोग अपनी एनजीओ की तरफ को फंडिंग मोड़ने की कोशिश करोगे। तो इसका मतलब ये रहता है बेसिकली कि आप लोग अपनी पोस्ट का गलत फायदा उठाओगे। तो इसलिए यहां पर इसको रोका जाता है कि कोई फंडिंग यहां पर ना मिले जो सर्वेंट है, खासकर अगर किसी एनजीओ से इस तरीके से चीजें चल रही हैं, यानी कि पब्लिक सर्वेंट को बाहर किया जाता है फॉरेन फंडिंग लेने से। ठीक है, इसी के साथ में बात की जा रही है आधार कार्ड मैंडेटरी है यहां पर। ऑल द ऑफिस जो भी यहां पर एनजीओ से कनेक्टेड है, सारी चीजें फॉरेन फंड यहां पर लेती है। तो जो बिल है यहां पर ये बात कर रहे हैं, देयर आर सम एनजीओ विच डू नॉट इन्फॉर्म द गवर्नमेंट अबाउट फॉरेन कंट्रीब्यूशन, जबकि यहां पर ये मैंडेटरी है कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन के बारे में आप लोगों को इन्फॉर्म करना ही करना पड़ेगा। तो जो एनजीओ है वायलेशन कर रही है यहां पर इस तरीके से, जैसे फॉरेन रेगुलेशन एक्ट में बोला गया है कि अगर कहीं से फॉरेन से आप लोग इस तरीके से फंड लेते हैं तो आप लोग आकर इन्फॉर्म करो, पर लेकिन ये इन्फॉर्म नहीं कर रही है, तो इस टाइम पर आप लोगों को सिचुएशन देखने को मिलेगी। तो काफी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आप लोग हल्का सा आइडिया रख सकते हैं, जो कि एक सही तरीके का क्वेश्चन भी आप लोगों से एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ये भी इंपॉर्टेंट न्यूज यहां पर हो जाती है, बात की जा रही है टाइम्स मैगजीन्स के बारे में। टाइम्स जो मैगजीन है यहां पर ये 100 मोस्ट इन्फ्लुएंस पर्सन की लिस्ट तैयार करती है। तो यहां पर अभी 2020 में जो सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस किसी के द्वारा किया जा रहा है, तो उसमें 100 पर्सनैलिटी के नाम यहां पर सामने है। तो हमारी कंट्री के 5 पर्सनैलिटी आप लोगों को टॉप 100 में देखने को मिलेंगे। सबसे टॉप पर आप लोगों को देखने को मिलेंगे जिनका नाम हर एक इंसान गाता है, तो हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी। तो यहां पर ये 4th टाइम जब से ये यहां पर पार्ट बने 2014 से यहां पर हमारी कंट्री में प्राइम मिनिस्टरशिप का, तब से लेकर यहां पर ये 4th टाइम इस लिस्ट में आ चुके हैं। ठीक है, कैटेगरी ऑफ द लीडर्स के बारे में अगर आप लोग बात करते हैं। नेक्स्ट बात की जा रही है यहां पर रविंद्र गुप्ता, ये एचआईवी जो एड्स है उससे रिलेटेड यहां पर ये पर्सनैलिटी है। ठीक है, तो इस कैटेगरी में यहां पर ये काम करते हैं, तो इनका नाम भी आप लोग याद रख सकते हैं। इसी के साथ में अल्फाबेट और गूगल के जो सीईओ है सुंदर पिचाई, ये यहां पर इस कैटेगरी में आप लोगों को देखने को मिलेंगे। आयुष्मान खुराना जो एक आर्टिस्ट हैं, आर्टिस्ट की कैटेगरी में। ठीक है, कैटेगरी है यहां पर, पहली कैटेगरी में लीडर हैं, दूसरी कैटेगरी में जो पायनर है किसी पर्टिकुलर फील्ड को आगे लेकर चल रहे हैं, तीसरी में बात की जा रही है टाइटन्स, यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट यहां पर जो बात की जा रही है आर्टिस्ट है यहां पर, और कैटेगरी ऑफ आइकन्स जो है यहां पर ये बिल्किस बानो को यहां पर बोला जा रहा है दादी ऑफ शाहीन बाग। ठीक है, तो शाहीन बाग की दादी के नाम से भी इनको जाना जा रहा है। ये प्रोटेस्ट कर रहे थे सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ शाहीन बाग वाले एरिया में, दिल्ली के अंदर में, साउथ दिल्ली में। तो तब से यहां पर ये काफी ज्यादा न्यूज में आ गई थी। तो इसके चलते यहां पर इनका भी नाम आप लोगों ने कई बार सुना होगा। तो अब यहां पर और ज्यादा सुन लिया आप लोगों ने, यानी कि टाइम्स जो लिस्ट है यहां पर इनका नाम आप लोगों को देखने को मिल रहा है। तो एग्जाम में क्वेश्चन बने तो अब कंफ्यूजन में न आइएगा कि दादी कौन है ये। ठीक है, तो अब आप लोगों के माइंड में इनके बारे में क्लैरिटी होनी चाहिए। तो कैसा रहा ये डिस्कशन? मुझे लगता है कि आप लोगों ने इसको एंजॉय किया होगा। अगर रियलिटी में एंजॉय किया है तो अपना एक्सपीरियंस जरूर बताइएगा, फीडबैक इसके बारे में दीजिएगा। अगर कंटिन्यू चाहते हैं तो बताइएगा, अगर कंटिन्यू नहीं चाहिए, कोई और ऑप्शन है आप लोगों के पास में, तो वो भी बताइएगा। ठीक है, तो ये सारी एक तरीके से ऑप्शन रहते हैं आप लोगों के पास में। अगर आप लोगों को कुछ और होगा इसके चलते कुछ और चाहिए तो उसके बारे में बता सकते हैं। बाकी जो भी आप लोगों के मन में आता है, दिल की बातें जरूर लिखिएगा। ठीक है, मन की बात नहीं, दिल की बात लिखनी है। ओके चलिए, कुछ नहीं, जोक था। आगे बढ़ते हैं कि मतलब आज का डिस्कशन यहीं पर खत्म करते हैं। बाकी जो पीडीएफ है उसके बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया। सारी पीडीएफ एक जगह इकट्ठी आप लोगों को टेलीग्राम पर मिल जाती है, वहां से जाकर डाउनलोड कर लिया कीजिए। पर रिवीजन की जो भी सीरीज आती है उसकी जो पीडीएफ है, मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को उसकी पीडीएफ बार बार रिपीटेडली इकट्ठी करनी चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी आप लोगों को प्रोवाइड करा दी जाती है। ठीक है, अगर फिर भी आप लोगों को लगता है कि पीडीएफ होनी चाहिए, तो नेक्स्ट जो डिस्कशन होगा उससे हम लोग स्टार्ट कर देंगे। तो बताइएगा जैसा भी आप लोगों के माइंड में जो भी चीजें चल रही है। ठीक है, तो बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करो यार। मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।